नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अभिषेक फुलवारिया पे। दोस्तों बात करने जा रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 10वां है। नाम क्या है? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स यानी एस ब्लॉक के तत्व। हालांकि आपने काफी बार सुना भी होगा कि आवर्त सारणी के पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो ये आपको नॉर्मल जानकारी यही, फिर भी चलो बेसिक से देखते हैं, एकदम जीरो लेवल से है ना, आराम से देखना, इत्मीनान से वीडियो पूरा देखना है। तो देखो एस ब्लॉक के तत्व, सबसे पहले बात पूछी जाती है परिभाषा क्या है, किन्हें कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व, है क्या ये चीज। तो आवर्त सारणी आपने नाम सुना होगा ना, नहीं सुना तो आपका जीवन फिर ऐसे में तो ना व्यर्थ है। हाँ, तो आवर्त सारणी के ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक या एस उपकोष में भरा जाता है उनको अपन बोलते हैं एस ब्लॉक के तत्व। कैसे तत्व? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक या एस उपकोष में भरा जाता है, क्या कहलाता है भाई? एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब बात करें इनकी स्थिति मतलब आप समझते हो आवर्त सारणी में कहां पर पाए जाते हैं। तो पहले के दो वर्ग है ना, ये देखो, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के तत्व। तो वर्ग संख्या पूछे तो 1 से 2 और आवर्त संख्या पूछे तो 1 से 7। जैसे यहां पर लिखे हुए देखिए, ये पहला वर्ग बन गया, और ये दूसरा वर्ग बन गया। ठीक है, अब आप देखोगे वर्ग संख्या कितनी आ रही है भाई? तो सर आप बोलोगे हाँ, वर्ग संख्या 1 और 2 खड़ी जो लाइनें होती, खड़ी लाइनें, उनको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो ये 1 और 2 वर्ग, और आवर्त पूछे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आवर्त तो है 1 से 7 और वर्ग 1 से 2। ये तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एस ब्लॉक के तत्व। इसमें हाइड्रोजन की स्थिति सही नहीं है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के बीचों बीच रखा जाता है काफी बार, क्योंकि इसके गुणधर्म जो है वो एस ब्लॉक के तत्वों से भी मिलते हैं, पहले वर्ग के तत्वों से, और हेलोजनों से भी मिलते हैं, 17वें वर्ग के तत्वों से, ये ध्यान रखना। तो इसमें अपने तो लिथियम से कहां तक लेना है? फ्रेंसियम तक। एक बार तत्व देख लो, ह ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। ट्रिक आपने काफी पढ़ी होगी, एक और सुन लो, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये चीज है। या फिर एक और है दूसरा, ये पहले वर्ग हो गया, दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। या फिर बे मग का सर बारा, बे मग का सर बारा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब इनमें तत्व देखें तो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। और इनमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये हो गए तत्वों की बात। अब अपन देखेंगे पहले वर्ग के तत्व और दूसरे वर्ग के तत्व। सामान्य बातें क्या है, जनरल देखेंगे ना। तो सबसे पहले देखो, पहले वर्ग के जो तत्व है उनको सारी धातु कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो है ना। सारी धातु क्या है? तो पहले वर्ग के तत्व लिथियम से सीजियम, हाइड्रोजन को गोली मारो है ना, वो अपने काम का नहीं है। तो लिथियम से लेकर सीजियम, क्योंकि हाइड्रोजन की स्थिति सही नहीं है और ना ये सारू धातु में काउंट होता है, ये धातु भी नहीं है, ये एक प्रकार की अधातु है, आपको पता ही है। तो देखो लिथियम से सीजियम, ये जो तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, मतलब फ्रेंसियम भी शामिल कर सकते हैं ना, लेकिन सीजियम तक के जो मेन तत्व है इनको क्या कहते हैं? सारी धातु कहते हैं। किताब में स्पेशल लिखा हुआ लिथियम से सीजियम। तो सारी धातु किसे कहते हैं? तो वर्ग संख्या 1 के तत्व, कुल मिला के 1 में बोले तो पहले वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? सारी धातु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सारी धातु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकृति में सारी होते हैं। अगला, दूसरे वर्ग के तत्वों को सारी मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? सारी मृदा धातुएं कहते हैं। इसमें बेरिलियम से लेकर रेडियम तक सारे आ जाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये सारे तत्व क्या है? सारी मृदा धातु है। अब कारण पूछे तो, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, क्या इनके ऑक्साइड मतलब O2- और हाइड्रोक्साइड मतलब OH-, ये जो इनके साथ बने अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? सारी प्रकृति के होते हैं और मृदा में या भूपर पट्टी में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सारी मृदा धातुएं, क्योंकि ये सारी होते हैं। इनके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड प्लस में कहाँ पाए जाते हैं? मृदा या भूपर पट्टी में। अब भूपर पट्टी क्या है? तो देखो, पृथ्वी की सतह पर पतली चट्टानी सतह पाई जाती है, मतलब पृथ्वी की जो परत है उसकी चट्टानी सतह है, उसको आप क्या बोलोगे? भूपर पट्टी, है ना। एक बार क्लास में लिखा था भूपर पट्टी लिखो, तो यूं लिखा लोगों ने, भू पर पट्टी। ऐसे नहीं लिखना भाई, ध्यान रखना, वरना नंबर है ना भू पर ही मिलेंगे आपको। अगला नेक्स्ट है फर्स्ट ब्लॉक के तत्वों के बारे में कुछ और देखते हैं। फर्स्ट ब्लॉक मतलब पहले वर्ग में देखो, सोडियम, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सी मात्रा में? प्रचुर, मतलब एकदम भरपूर मात्रा में सोडियम और पोटेशियम है। ठीक है, और लिथियम, रूबिडियम और सीजियम बहुत कम पाए जाते हैं। तो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से? सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, रूबिडियम, सीजियम क्या है भाई? कम मात्रा में मिलते हैं। ओके, और फ्रेंसियम क्या है? तो फ्रेंसियम तो फ्री है साहब। फ्री मतलब अति रेडियो एक्टिव है। अति रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इसकी रेडियो एक्टिविटी है।
सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय कौन है पहले वर्ग में? तो फ्रेंसियम, फ्री है बेचारा, क्या करें, ठीक है। और बात करेंगे दूसरे वर्ग में, तो दूसरे वर्ग में देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो स्थान है वो है 5 और 6 आवर्त सारणी में जो तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है 5 और 6 स्थान रखते हैं, ध्यान रखना। अगला, इसमें स्ट्रोंशियम, बेरियम बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ये सर्वाधिक मात्रा में इस दूसरे वर्ग में, और इनका जो प्रकृति में स्थान है वो 5 और 6 स्थान रखते हैं, ठीक है। स्ट्रोंशियम और बेरियम बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगला, ये है बेरिलियम, क्या नाम है? बेरिलियम, एक दुर्लभ धातु है, बहुत ही कम पाई जाती है बेरिलियम। और रेडियम है, रेडियम आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। कौन सी? आग्नेय, एक चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, या सेल कोई चट्टान कहते हैं, ध्यान रखना, सेलो और चट्टानों एक ही चीज है। तो रेडियम कौन सी? आग्नेय सेलो या आग्नेय चट्टानों में पाई जाती है। और परसेंटेज पूछे तो 10 की घात -10, एक बार तो 10 की घात -10 यानी 1/1 2 3 4 ऐसे करते हैं 10 जीरो, और भाग देने में तो 0.00000 इतना जीरो करके बाद में एक आएगा। अच्छा, इतने परसेंट पाई जाती है, इतनी ज्यादा ना, इतनी ज्यादा नहीं है। अगला नेक्स्ट है एस ब्लॉक के तत्वों में बात देखते हैं, सामान्य गुणधर्म ही चल रहे हैं ना, वापस रिवीजन भी करेंगे। तो देखो सार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है। बोले तो पहले वर्ग के जो तत्व है उनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS1, इसके पहले कोई अक्रिय गैस आएगी, ठीक है। और सारी मृदा धातुओं यानी दूसरे वर्ग के तत्व NS2, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए पहले वर्ग के तत्वों की संयोजकता हमेशा +1, जैसे अपन लिखते हैं Na+, पोटेशियम +1, ऐसे लिखते हैं Na+, K+U। तो दूसरे सारी धातुओं क्या तो कितनी हो गई? +1। तो सारी मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS2 है। तो आप क्या लिख दोगे? ऑक्सीकरण अवस्था +2, जैसे अपन लिखते हैं काफी बार कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+U। अच्छा, और देखो नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, छपने वाला प्रश्न है ना। देखो लिथियम, बेरिलियम के कुछ गुण अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। किसके? लिथियम और बेरिलियम, यानी आप देखोगे तो अच्छा ये ऊपर वाले तत्व जो है ना उनके गुणधर्म अपने वर्ग के जो बाकी तत्व है उनसे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। तो अच्छा यूं है क्या? हाँ ठीक है, इनके गुणधर्म अलग है, इसीलिए इसे इनका असंगत व्यवहार कहते हैं। क्या कहते हैं? असंगत व्यवहार कहते हैं काफी बार के बाकी से इधर पड़े, एक मान लो उधर पड़ा है, तो ये तो न्यात बार है, सबसे अलग है, यूं तो उसको बोलते हैं असंगत व्यवहार, यानी अपवाद स्वरूप कह सकते हैं, अलग तरीके से। तो ऐसे तत्व जिनके गुणधर्म अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं उसे उनका क्या कहते हैं? असंगत व्यवहार। अब ये क्यों दर्शाता है वो आगे पढ़ेंगे, वो भी पेपर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एवं ये अपने वर्ग के ठीक आगे वाले, हाँ अपना जो वर्ग है उसके ठीक आगे वाले वर्ग का दूसरा तत्व, जैसे यहाँ पर लिथियम की बात करें तो लिथियम आता पहले वर्ग में, इसका अगला वर्ग कौन सा? दूसरा वर्ग है, ठीक है। अब इसका भी दूसरा तत्व लेना है यानी मैग्नीशियम। तो लिथियम के कुछ गुणधर्म मैग्नीशियम से समानता रखते हैं। आपने बोला ये तो सर एकदम यूं, ये डब्बा मानो, ये डब्बा यूं, ये एक डब्बा है, ठीक है। तो ये इस वर्ग का विकर्ण टाइप दिख रहा है, यूं विकर्ण, तो इसको विकर्ण संबंध कहना उचित रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एवं ये मतलब लिथियम और बेरिलियम जैसे कुछ तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्नता दर्शाते गुणों में, ठीक है। इसे असंगत व्यवहार बोल दिया, ठीक है। आगे देखो, तो ये जो है वो अपने वर्ग के ठीक आगे वाले वर्ग, अपने वर्ग के ठीक आगे वाले वर्ग के दूसरे तत्व, कौन सा तत्व? ये लिथियम, अपने वर्ग जो है उसके जस्ट आगे वाला वर्ग, उसके दूसरे तत्व से गुणों में क्या दर्शाए? समानताएं दर्शाते हैं। इसको अपन बोलते हैं विकर्ण संबंध। क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध। ये भी परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाई विकर्ण संबंध क्या है, तो आपको लिखना है किसी वर्ग का जो पहला तत्व था, सबसे ऊपर वाला, किसी वर्ग का पहला तत्व अपने अगले वर्ग के दूसरे तत्व से गुणों में समानता दर्शाता है, उसको अपन बोलते हैं विकर्ण संबंध, ठीक है। जैसे गुणों में समानता कैसे? तो आयनिक आकार इनके लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। एक और इनका त्रिज्या अनुपात बराबर होता है, त्रिज्या अनुपात, या इसको आवेश अनुपात भी कह सकते हो, त्रिज्या या आवेश अनुपात, ये इनके लगभग बराबर होने के कारण इसको बोलते हैं विकर्ण संबंध। समझना क्या? किसी वर्ग के पहले तत्व के गुणधर्म उसके अगले वर्ग के दूसरे तत्व से समानता दर्शाए तो एक दूसरे में विकर्ण बनने के कारण विकर्ण संबंध बनता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये वाला विकर्ण संबंध, ये देखो जैसे लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य और बेरिलियम और एल्यूमिनियम के मध्य। अब काफ़ी लोग सोचेंगे सर बेरिलियम यहाँ है, एल्यूमिनियम तो यहाँ पाया जाता है ये, लेकिन लगभग संबंध यही है। जैसे यहाँ पर देखो बोरॉन एल्यूमिनियम, तो ये विकर्ण संबंध यूँ बनेगा, यानी ये 13वां वर्ग है, बीच में डी ब्लॉक है उसको खा जाते हैं, तो ये जो है एस ब्लॉक बाद में पी ब्लॉक, इनको पास मिलाओ तो यूँ बनेगा, ये बेरिलियम है, ये इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाएगा, ये ध्यान रखना, डी ब्लॉक को काउंट नहीं करना। नेक्स्ट देखो ये नाक, ये क्या नाक नहीं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन और कैल्शियम 2+ आयन,
ये जो आयन है वो जैव तरलों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जैव तरल। तो जैव तरल जीवों के शरीर में पाए जाने वाला तरल क्या कहलाता है? जैव तरल। उसके अंदर पाए जाते हैं सोडियम, पोटेशियम। जैसे अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसके अंदर गमन एवं संचलन वाले पार्ट में शायद कहीं ना कहीं पे आपने देखा होगा पेशी, संकुचन वगैरह, उसमें इनकी भूमिका होती है। कैल्शियम प्लस आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। एक और आपने वो तंत्रिकीय आवेग का संचरण देखा होगा, जिसके अंदर कोई उद्दीपन आता है तो एक भाग में पहले क्या होता है, बाहर की ओर कौन सा आयन होता है? भित्ति पर। ये जो कोशिका भित्ति होती है, नहीं कोशिका झिल्ली है ना, उसके बाहर की ओर Na+ आयन होता है। कैसे आयन होता है? Na+। और अंदर की ओर K+ और Cl-। तो आप देखते हो अंदर की ओर माइनस सतह होती है, बाहर की ओर प्लस सतह होती है। तो ये वहां पर पाए जाते हैं। याद हो तो बढ़िया, वरना और भी बढ़िया। तो देखो Na+, K+, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपने सुना होगा क्लोरोफिल में पाया जाता है, कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। तो ये जैव तरलों में पाए जाते हैं। और ये आयनों के संतुलन, हमारे शरीर में भी आयन पाए जाते हैं, उसका संतुलन होता है, मेंटेनेंस होता है। तो ये देखो शिरा आवेग संचरण। शिरा आवेग संचरण मतलब तंत्रिकाओं का आवेग में जो संचरण होता है। आवेग एक जगह से आता है, उद्दीपन दूसरी जगह जाता है, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ध्यान रखना। आगे देखो, अब ये हो गए पूरे सामान्य गुणधर्म कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे वर्ग संख्या 1 के तत्व। अब प्रॉपर देखने जा रहे हैं ना, ओनली फॉर वर्ग संख्या 1 के बारे में बात करेंगे। पहली चीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया जा चुका है, जो क्या है? NS1 है और ऑक्सीजन अवस्था +1। चलो वापस देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बात करेंगे इनके बाह्यतम कोष का। अच्छा, बाह्यतम का लिख दिया, खाली कोष लिखना भूल गए भाई, अभी लिख देते हैं। तो इनके बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। रट लेना भाई, NS1 होता है। अतः यह 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 रुपये है बेचारे गरीब के पास, वो ही त्याग दिया, जिन छुट्टी। तो देखो यह 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण आसानी से उसे त्याग देते हैं और M+ आयन बनाते हैं। यानी जैसे अगर सोडियम है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इतना माथापोड़ी क्यों करें? इसकी जगह सीधा क्या लिख देते हैं? Ne। 10 नंबर कंप्लीट, नियन हो गया। अब आप लिख दो सीधा 3s1। क्या लिख दो? 3s1। तो ये जो 3s1 है, ये एक इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास। प्रत्येक तत्व चाहता स्थायित्व हो, या तो 8 हो जाए या फिर 1 हो, उसको त्याग दो। तो इसको फ्री कर दिया तो क्या बन जाएगा? Na+। यानी जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है। तो आपने देखा यहाँ पर क्या बन गया? N+। M+ का मतलब क्या है? मेटल प्लस, कोई भी धातु ले सकते हो, आयन बनाते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर M+ आयन बनाते हैं। अतः ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रश्न आएगा कि पहले वर्ग के तत्व मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाए जाते? मुक्त का मतलब स्वतंत्र, बिना किसी आवेश के। तो आप बोलोगे सर ये इसका एक बढ़िया सा रीजन है। तो क्या रीजन है साहब? तो कि ये जो तत्व है इनके बाद में कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और अगर उसको त्याग दे तो क्या मजा है, एकदम स्थायित हो जाए, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेना, ये फ्री करे तो हाँ बात सही है। इसीलिए आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्रहण कर लेते हैं। अतः ये मुक्त अवस्था में कभी नहीं पाए जाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर आवेश बना देते हैं, Na+ बना देगा, Na रूप में कम मिलेगा। अगला देखो, अब देखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, 6 के 6 तत्व लिख दिया। हाइड्रोजन काउंट नहीं करना, ध्यान रखना, वो एक धातु है, सारी धातु में काउंट नहीं होगी। तो ये सारे तत्व लिख दिए 6 के थे। अब करना है कुछ नहीं, पहली अक्रिय गैस आपको याद है हीलियम, तो लिख दो हीलियम, बाद में नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, अक्रिय गैस लिख दो। बाद में ये दूसरा आवर्त है, कौन सा आवर्त है? दूसरा। जैसे देखो यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोष में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब पहला आवर्त है इसीलिए 1s1, दूसरा आवर्त होगा तो 2s1, तीसरा आवर्त होगा तो 3s1, चौथे में 4s1, पांचवें में 5s1, छठे में 6s1 और सातवें में 7s1। बाकी अक्रिय गैस लाइन वाइज याद होनी चाहिए, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ऑर्गन, रेडोन। नहीं उल्टे बोल दिया, नहीं हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये ध्यान होना चाहिए। हिना, नीना और करीना, ऐसे देखो हिना, नीना और करीना के एक्सरे, रंगीन, ऑरेंज, एक और होती है ओगेनेशन। तो ये थी सामान्य जानकारी और पहला वर्ग हमने शुरू कर दिया। आगे और देखेंगे, बी कंटिन्यू। हाँ भाई, अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया पहले वर्ग के तत्वों का। अभी हम देखने जा रहे हैं पहले वर्ग के तत्वों की परमाणुीय एवं आयनिक त्रिज्याएं। त्रिज्या बोले तो परमाणु आकार से संबंधित है, आपको पता होगा। जैसे ये मान लो कोई परमाणु है तो किसका है साहब? तो मान लिया सोडियम का। किसका? सोडियम। पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो ये मान लो इसका नाभिक है, ये इसका पहला कोष है, ये इसका दूसरा कोष है और ये सबसे बाहर वाला तीसरा कोष है ना। तो इसमें मान लो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो परमाणुीय त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या होती क्या है?
तो परमाणु त्रिज्या क्या है, ये मान लो परमाणु है। जब नॉर्मल अवस्था होती है यानी कोई इलेक्ट्रॉन ना त्यागा है ना ग्रहण किया है तो उस कंडीशन को बोलते हैं परमाणु अवस्था। तो ये परमाणु अवस्था, इसमें इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की दूरी, ये जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, परमाणुीय त्रिज्या या परमाणु आकार कहते हैं। अब यही मान लो Na+ आ जाए, क्या आ जाए Na+। Na+ का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, यानी कि उस समय इस इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है। बाद में ये वाला कोश पूरा कट जाएगा। ये जो दूरी होगी इसको बोलेंगे आयनिक त्रिज्या। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या कहलाती है, या इसी को अपन परमाणु आकार भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई आवर्त में सबसे अधिक इन्हीं का परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या होती है। तो क्या वो क्यों, क्योंकि आपको पता है ये मान लो पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, ऐसे आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में आप सोचोगे तो क्या, हाँ ये सबसे पहले आते हैं, पहले वर्ग के तत्व कहाँ आते हैं, सबसे पहले। तो क्या बाएं से दाएं जाने पर हम देखते हैं आकार में कमी आती है। तो क्या ठीक, आकार में कमी आती है बाएं से दाएं, तो सबसे अधिक तो इनका ही होगा। इसीलिए सबसे आवर्त में अधिक परमाणु आकार किसका होता है, एस ब्लॉक के तत्वों का, उसमें भी पहले वर्ग के तत्वों का। क्लियर है भाई, क्योंकि ये आवर्त सारणी है, इधर चल रही है और बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आ रही, तो सबसे ज्यादा इसी का होगा। ये चीज है। अब देखो M+ का आकार M से क्या होता है, छोटा होता है। ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे देखो पहले था Na के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन था, तो उस समय ये आकार इतना था, यानी कि यहाँ पर बता देता हूँ, ये मान लो सबसे बाह्यतम कोश है ये, और ये इसके अंदर, इसमें मान लो 8 इलेक्ट्रॉन और ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप देखोगे आकार इतना है, बाह्यतम कोश दूर है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा ये पूरी कक्षा हट जाएगी और आकार में क्या आ जाएगी, कमी। ये ध्यान रखना। तो हमेशा धातु धनायन का जो आकार होता है वो धातु से कम होता है, क्योंकि धनायन बनने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। ये चीजें। अगला देखो, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है घटता है भाई। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, ध्यान रखना। क्यों बढ़ेगा ये आपको पता ही है। देखो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तब आएगा मजा आपको। तो सबसे पहले देखो, जैसे आपके लिए ये कोई है, जैसे लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम में 2 और 1, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 नंबर पे आता है। तो ये मान लो इसका नाभिक, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। अब आप आगे इसके नीचे सोडियम पे, लीना कैसे होता है ना, लीना की रबड़ी, तो ना से क्या देगा, सोडियम 2 8 1। आप देखो पहले कोश में वही 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दूसरे कोश में 8 के 8 ऐसे कैसे पड़े, ये दूसरा कोश पूरा भरा हुआ है, इसमें 8 है, और तीसरे कोश में 1। तो आपको सीधा दिख रहा है लिथियम से सोडियम तक जाने पर आकार इतना हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है, तो इसमें सारे 2 कोश थे, इसमें कितने कोश है, 1 2 3 कोश है। यूं करते करते जैसे जैसे आप नीचे जाओगे कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये चीज है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ती है। ये ध्यान रखना, 1 कोश 2 कोश 3 कोश यूं बढ़ते जाएंगे। तो आकार क्या होगा, सीजियम का सबसे अधिक होगा और लिथियम का सबसे कम होगा। ये ध्यान रखना, अध्ययन इन्हीं का किया जाता है। बाकी इससे पहले हाइड्रोजन आता है, वो अधातु, इसमें काउंट नहीं करते। उसके बाद में फ्रेंसियम आता है, जो कि सामान्य तक कम मात्रा में मिलने के कारण इनका अध्ययन नहीं किया जाता। ध्यान रखना, बाकी काउंट करना हो तो इन्हीं का अध्ययन करते हैं। अगला गुणधर्म जो है वो है आयनन एंथैल्पी। कौन सा गुणधर्म है, आयनन एंथैल्पी, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सर ये होती क्या है, तो बाह्यतम कोश में यहाँ पर गरीब 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, अकेला बैठा बेचारा, इसको यदि ठोक कर बाहर निकाल दिया जाए तो इसको बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। तो ये कोई परिभाषा थोड़ी है, हाँ परिभाषा बताएंगे। किसी विलगित गैसीय परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश है, कौन सा, बाहर वाला कोश, क्योंकि अंदर वाले को ढाल कर रखा हुआ है। हाँ, तो बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव भी कहते हैं इसको। ध्यान रखना भाई। तो ये बहुत कम होता है। क्या होता है, अब बोलो बहुत कम क्यों, क्योंकि बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, निकालना आसान है। ऊपर से इनका ये आयनन एंथैल्पी बहुत कम है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसको निकालना थोड़ा आसान रहता है। ध्यान रखना, और आकार भी इनका ज्यादा होता है, सबसे बड़ा आकार इन्हीं का, अभी बताया था। आवर्त में सबसे अधिक आकार, तो आकार जिसका अधिक होगा उससे नाभिक से दूरी अधिक होती है, अतः निकालना क्या रहता है, आसान रहता है। ध्यान रखना भाई। तो ये आयनन एंथैल्पी इनकी बहुत कम होती है, ध्यान रखना। इसी कारण ये सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। ये प्रश्न भी काफी बार आता है कि भाई पहले वर्ग के तत्व अत्यधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, सबसे क्रिया कर लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा सोडियम तो वायु की उपस्थिति में आग पकड़ लेता है, तो इतना क्रियाशील क्यों है, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत कम है। ठीक है, और सीरियम से, सीरियम नहीं लिथियम से सीजियम तक आयनन एंथैल्पी में क्या चेंज होगा, तो आपको एक ही लाइन याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
जब जब आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। ध्यान रखना, आकार में तो वृद्धि होगी तो आयनन एंथैल्पी में कमी होगी, क्योंकि आकार जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, तो एंथैल्पी कमी देनी पड़ेगी, ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। अतः सीरियम से लेकर मतलब लिथियम से लेकर सीजियम तक जाने पर आकार में तो वृद्धि होती है लेकिन आयनन एंथैल्पी में कमी होती है, ये ध्यान रखना। अगला कारण देख लो, कारण ये है लिथियम से सीजियम तक आकार में वृद्धि होना, आकार में वृद्धि होगी तो आयनन एंथैल्पी घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अतः इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना आसान हो जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है जल योजन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? जल योजन। जल योजन मतलब जल के अणु को जोड़ना है, अभिक्रिया नहीं करवानी है, ओनली फॉर जोड़ना ही है। जैसे यहाँ पर देखो LiCl2H2 सीधे जुड़े हुए, अभिक्रिया नहीं की है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे इसमें ये भी शामिल कर लेना पड़े, आयनन एंथैल्पी प्लस जल योजन एंथैल्पी, ये भी आकार के व्युत्क्रम अनुपाती है। यानी जैसे जैसे आकार बढ़ता है ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा, जल योजन एंथैल्पी घटेगी, यानी जल के अणु आसानी से जुड़ते जाएंगे। तो जल योजन मतलब क्या है? जल योजन की मात्रा, यानी जल के जुड़ने की मात्रा जल योजन एंथैल्पी है। अब देखो लिथियम की एंथैल्पी सर्वाधिक है, सीजियम की सबसे कम है, क्योंकि सीजियम का आकार बहुत बड़ा है, जल के अणु आसानी से जोड़े जा सकते हैं। तो इसमें देखो लिथियम की जल योजन की एंथैल्पी अधिकतम होती है, जल योजन एंथैल्पी क्या है? सर्वाधिक है। इसके कारण ये से अधिकांश लवण जो है वो जल योजित ही होते हैं। ये देखो लिथियम जो है LiCl2H2 ग्रुप में पाया जाता है, यानी इसमें 2 H2 अणु जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है भौतिक गुणधर्म। क्या है भाई? भौतिक गुणधर्म यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है? नॉर्मल है, ज्यादा तो कुछ नहीं। पहले देखो ये बहुत नरम होते हैं, आपने सुना होगा कि सोडियम लिथियम पोटेशियम इतने नरम होते हैं चाकू से काट सकते हैं। तो अपने याद रखना नकली, क्या रखना? नकली चाकू से काटा जा सकता है। तो देखो नकली NaKLi यानी नकली सोडियम पोटेशियम लिथियम, इनको चाकू से काट सकते हैं, ध्यान रखना। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। किसके? पहले वर्ग के तत्वों के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। इसमें आपने सुना होगा सीजियम और गैलियम ऐसी धातु हैं जो हथेली पर रखने पर पिघल जाती है, क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम है, यानी हथेली के ताप से पिघल, यूं रखिए थोड़ी देर में पिघल जाएगी। सीजियम और गैलियम, तो सीजियम यही है। कहां पर है वो? ये सीजियम यहाँ पर। ये जो सीजियम है ना, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, ये ध्यान रखा जाए। अगला धात्विक बंध इनमें दुर्बल होते हैं। धात्विक बंध क्या होते हैं? बहुत दुर्बल, क्योंकि गलनांक और क्वथनांक इसीलिए कम है। धात्विक बंध आसानी से टूट जाते हैं। एक ही तो इलेक्ट्रॉन है बेचारे गरीब के पास, इलेक्ट्रॉन एक है, इसी कारण धात्विक बंध दुर्बल है, वरना 2-3 बंध बनाए तो प्रबल ही हो। अगला नेक्स्ट है ऑक्सीकारक ज्वाला को विशेष रंग प्रदान करते हैं, मतलब इन्हें आप जलाओगे तो अलग अलग तत्व अलग अलग ज्वाला प्रदान कर देंगे, अलग अलग कलर की। तो इससे आप पता लगा लोगे कौन सा तत्व है। सीजियम और पोटेशियम का उपयोग जो है वो प्रकाश विद्युत सेलों में किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में। किसके रूप में? इलेक्ट्रोड। सेल में आपको पता है इस प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, तो उसके रूप में सीजियम तथा पोटेशियम का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील। कारण बताया था अभी, प्रश्न आता है कि भाई पहले वर्ग के तत्व अत्यधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म। क्या बात करेंगे? रासायनिक गुणधर्म का सामान्य अर्थ होता है अभिक्रिया कैसे करता है ना, अभिक्रिया कैसे करता है। तो पहले देखो ये बहुत क्रियाशील होता है, पहली लाइन यही है। कारण आपको बताया, एक तो बहुत बड़ा आकार है इनका, क्योंकि आवर्त में सबसे ज्यादा आकार इन्हीं का है। बाएं से दाएं में आकार घटता है तो सबसे ज्यादा इन्हीं का हो जाएगा, ठीक है। और कम आयनन एंथैल्पी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कम आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ रही है, तो ये आसानी से क्रिया करेंगे। और क्रियाशीलता जो है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे आकार बढ़ता जाएगा। आकार ज्यादा है तो नाभिक से दूर है, इसको निकालना आसान है। अगला नेक्स्ट, इसमें क्रियाशीलता हम पहली बात करेंगे वायु से क्रिया। किससे क्रिया? वायु से क्रिया। अब वायु क्या होती है? तो वायु यानी ऑक्सीजन, तो वायु की उपस्थिति में मलिन हो जाती है। क्या हो जाती है? मलिन। यानी ये जो धातु है वो वायु की उपस्थिति में मेली हो जाती है बेचारी। मेली क्यों होती है? क्योंकि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन O2 से क्या करती है भाई? अभिक्रिया करती है, और अभिक्रिया करके इन पर ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसी कारण ये मेली दिखाई देती है, मलिन हो जाती है। जैसे लिथियम जो है वो बेचारा मोनो ऑक्साइड बनाता है, मोनो मतलब एक, ओनली फॉर एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ठीक है। सोडियम जो है वो परऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? परऑक्साइड। जब दो ऑक्सीजन दो धातु के साथ जुड़े तो उसको बोलेंगे परऑक्साइड। तो क्या ये पल्ले नहीं पड़ा? तो देखो जब ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन अवस्था -2 हो तो उसको बोलते हैं मोनोऑक्साइड, ठीक है। जब -1 हो जाए तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड, और जब -1/2 हो जाए तो उसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। तो अब बजाय यार ये ध्यान रखना, तो -2 मतलब नॉर्मल ऑक्साइड है या मोनो ऑक्साइड है।
जब -1 हो जाए ऑक्सीकरण अवस्था तो उसको बोलेंगे परोक्साइड, और माइनस का 1/2 हो जाए तो अपन बोलेंगे उसको सुपर ऑक्साइड। अभी देखेंगे ना, पहले देखो तो लिथियम क्या बनाएगा, मोनोऑक्साइड, यानी कि एक ही ऑक्सीजन जुड़ेगा तो Li + O2 बराबर Li2O बनेगा। क्या बनेगा, Li2O, यानी कि लिथियम की संयोजकता इसमें कितनी है, +1, ऑक्सीजन की -2, लिथियम लेना है 2, ऑक्सीजन लेना 1, ये ध्यान रखना। इस हिसाब से Li2 बनेगा। और संतुलित करना चाहते हो आप संतुलित कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Li2 ये Li2 कर दिए, ऑक्सीजन किधर है, इतने इधर ऑक्सीजन 2 है, पहले इसको 2 से गुणा कर दो, इधर 4 लिख दो, ये हो गया संतुलित, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोडियम आपको पता ही परोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, परोक्साइड। परोक्साइड का मतलब है 2 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ में जुड़े, इस प्रकार से ये NaOO Na। अब आप देखो इस पर +1, इस पर भी +1, इस पर -1, इस पर -1, टोटल आवे 0, +- ये चीजें। तो ये हो गया परोक्साइड। क्या हो गया, परोक्साइड। Na + O2 बराबर Na2O2, यहाँ पर 2 लगा दो, संतुलित। अगला देखो K + O2, पोटेशियम हमेशा सुपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड। ये लिखा होगा पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये तीनों क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो K + O2 बराबर KO2। अब इसमें आप देखोगे इस पर कितना होता है, +1, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना आएगा, -1, और 1 का ज्ञात करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। अब आपको देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नोट 2000 का, ध्यान रखना। लिथियम वायु में नाइट्रोजन से क्रिया करके Li3N बना देता है, नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्राइड। तो नाइट्राइड बनाने के लिए कौन ओनली फॉर लिथियम बना लेता है, इसीलिए तो इसको कहते हैं असंगत व्यवहार है। कैसा व्यवहार है, असंगत, यानी अपने वर्ग के अन्य तत्वों से अलग ही व्यवहार दर्शाता है। ये दर्शाता है Li3N बनाता है कौन, Li। नेक्स्ट, सार धातुओं को केरोसिन में रखा जाता है, उसमें भी ज्यादातर % आपको पता ही किसका आता है, सोडियम का। किसका आता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम एक अति क्रियाशील तत्व है, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से विक्रिया करके आग पकड़ देता है, इसीलिए इसको किसमें रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। ध्यान रखना। आगे देखो जल के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ हम नहीं, ऑक्सीजन के साथ 3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एक मोनोऑक्साइड, यानी एक ऑक्सीजन जुड़ेगा, वो बनेगा लिथियम। एक डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मतलब परोक्साइड बनाएंगे, वो बनाएगा सोडियम। और एक बनाएंगे सुपर ऑक्साइड, बाकी तीनों बनाएंगे ये पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम। ये क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट अभी क्रिया जल के साथ क्रिया। जल बेचारा, जल ये क्या है, एक अलग है, जल योजन अलग है, जल के साथ क्रिया अलग है। जल योजन सर्वाधिक किसका होता है, लिथियम का, ये ध्यान रखना। लेकिन जल के साथ क्रिया जो है वो सबसे फास्ट सोडियम करता है। कौन करता है, सोडियम। क्रिया का मतलब है अभिक्रिया करके ये बनाना, हाइड्रोक्साइड। और जल योजन का मतलब है जल के अणुओं का सीधा जुड़ना, हल्का फर्क है ना। तो देखो H2O के साथ क्रिया, सोडियम की क्रियाशीलता लिथियम से अधिक होती है, यानी सोडियम बहुत फास्ट क्रिया करता है, ये ध्यान रखना। तो M + H2O, M मतलब कोई भी मेटल इस वर्ग का, ये H2O से विक्रिया करके OH ग्रहण कर लेंगे और MOH तथा H2 बनाएंगे। तो ये सर ठीक है, पहले नहीं पढ़ रहा, थोड़ा और देखो। तो ये देखो M + HOH, ये HOH, 2 M ले लो, क्योंकि H2 गैस निकालनी है। तो धातुएं जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके ये बना देगा, H2 अलग हो जाएगी और 2 M के साथ एक OH जुड़ जाएगा, तो ये MOH बनेगा। ये 2 ले लो, यहाँ पर 2 बन जाएंगे, और एक बनेगी हाइड्रोजन गैस। तो आपको ध्यान रखना है धातुओं के साथ ये ना भाई, धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस बनती है, ध्यान रखना। और इसमें सोडियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक है। और आपने देखा होगा सोडियम के टुकड़े को पानी में डालते ही आग लग जाती है, ये वही क्रिया है हाइड्रोजन गैस के कारण। अगला देखो नेक्स्ट है कारण। तो कारण कुछ नहीं है, ये सोडियम की क्रियाशीलता अधिक क्यों है, तो लिथियम जो होता है उसका आकार छोटा होता है पहली बात तो, और उसकी जल योजन एंथैल्पी अधिक है, वो जल के अणु को अपने साथ यूं ही जोड़ लेगी, वो विक्रिया नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। तो लिथियम की जल योजन एंथैल्पी उच्च होती है, दूसरा उसका आकार छोटा होता है, ये इसका असंगत व्यवहार का कारण है। इसमें सोडियम की क्रियाशीलता अधिक होती है H2O के साथ। क्रियाशीलता मतलब अभिक्रिया करना, और जल योजन मतलब जल के अणु का सीधे जुड़ जाना। नेक्स्ट है हाइड्रोजन से क्रिया। किससे क्रिया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बन कब रही थी, जब जल से अभिक्रिया करा रहे थे, तो H2 बन रही थी। अब H2 से क्रिया, यानी हाइड्रोजन से खुद से क्रिया, तो ये उच्च ताप पर अभिक्रिया करते हैं, पहले ध्यान रखना 673 पर। और लिथियम आपको पता ही अपवाद है, वो बेचारा 1073 पे करेगा, ये चीज है। तो उच्च ताप पर 673 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रेट बनाता है। क्या बनाते हैं, हाइड्रेट। हाइड्रेट उन्हें कहते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। जैसे देखो M + H2 बराबर MH, तो क्यों ना M 2 ले लेते हैं, तो 2M और 2H मिलके MH बनाएंगे। अब M पे तो होगा +1 आवेश, M पे क्या होगा +1, और हाइड्रोजन पे -1, ये ध्यान रखना। M पे +1, हाइड्रोजन पे -1।
हाइड्रेट बनाता है, नॉर्मल है। नेक्स्ट है हेलोजनों से क्रिया। किससे क्रिया? हेलोजनों से। हेलोजन का मतलब आपको पता ही है, हेलोजन है ना, 17 वर्ग के तत्व तो कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजनों से क्रिया करके सीधी सी बात क्या बनाएंगे? हेलाइड बनाएंगे। हेलीकॉप्टर तो बनाने से रहे, तो ये जो है जैसे सोडियम है, क्लोरीन से भी क्रिया करेगा, NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl। इसमें 2 लिख देना, संतुलित हो जाएगी, उसमें कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आप देखो लिथियम के हेलाइड जो होते हैं वो आंशिक रूप से सहसंयोजक होते हैं। कैसे होते हैं? सहसंयोजक। क्योंकि इसकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है, क्योंकि इसका नाभिक जो है वो इसके पास रहता है। जैसे ये लिथियम है, छोटा सा आकार है बेचारे का, ठीक है, पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 1, बाकी सब में आकार बढ़ता जाएगा। तो इसमें ध्रुवण क्षमता यानी नाभिक के पास में आने वाला जो भी जुड़ेगा हेलोजन जो है ना, वो आसानी से इसके साथ जुड़ पाएगा। ये X कारण क्या है? प्लस जो है उस माइनस को आकर्षित आसानी से करेगा, आकार छोटा होने के कारण। तो इसकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है, इसी कारण ये सहसंयोजक बंध बनाता है। कैसा बंध बनाता है? आंशिक रूप से सहसंयोजक। हाँ भाई, अभी हमने देखा हेलोजनों के साथ ये पहले वर्ग के तत्व तो किस प्रकार अभिक्रिया करता है ना। अब अपन कुछ 1-2 प्रश्न देख लेते हैं, किताब के प्रश्न है। पहला प्रश्न है KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बहुत सिंपल है, KO2 में K का कितना है भाई? +1, और O2 का कितना हो जाएगा? -1। तो क्या, चलो ठीक बात है, जैसे ये KO2 में ऑक्सीजन का निकालने का पूछे तो भी निकाल सकते हैं। ये K पे कितना आवाज होता है? +1, तो ऑक्सीजन पे कितना होगा? -1 हो जाएगा। अब आपको बोले ये तो 2 ऑक्सीजन का -1, एक का कितना होगा? तो एक ऑक्सीजन परमाणु पर कितना? -1/2 हो जाएगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हो। या फिर कोई अभी भी समझ में नहीं है, ज्ञात करके बताओ, तो ज्ञात करने वाला एक सिस्टम होता है, आपको पता ही है। K का +1, ठीक है, इसका कितना मान लिया जाए? तो अगर सर X मान लो, तो ये प्लस में 2x लिख दो, है ना, बराबर क्या लिखो? ऊपर 0, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये +1 इधर आएगा तो -1, और x बराबर क्या हो जाएगा? -1/2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता हो जाएगी -1/2। क्लियर भाई। अगला एक प्रश्न और पूछ ले आपको कि लिथियम के हेलाइड जो होते हैं वो सहसंयोजक क्यों होते हैं? लिथियम के हेलाइड क्या होते हैं? सहसंयोजक होते हैं। तो ये क्या कारण है? तो इसका कारण इतना ही है, ये इसकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है और आकार इसका छोटा होता है। 90% क्वेश्चन जो कि लिथियम से संबंधित है उसमें आपको ये 2 कारण तो बताना है। एक तो इसकी उच्च ध्रुवण क्षमता, और एक लिखना है छोटा आकार, और एक और लिख सकते हो उच्च जलयोजन एंथैल्पी। यहां पर नहीं लिखना है, कोई और लिथियम से संबंधित प्रश्न उसमें लिख देना उच्च जलयोजन एंथैल्पी, ये भी आप शामिल कर सकते हो ना। और ज्यादातर लिथियम का प्रश्न आएगा, आगे अपन पढ़ेंगे असंगत व्यवहार है ना लिथियम का, उससे प्रश्न छपना है। अगला है अपचायक प्रवृत्ति। कैसी प्रवृत्ति? अपचायक प्रवृत्ति। तो अगली जो गुणधर्म देखने जा रहे हैं रासायनिक गुणधर्मों में, वो है अपचायक प्रवृत्ति। तो सामान्यतः अपचायक होता क्या है, एक बार क्लियर करना है आपको, है ना। सबसे पहले देखो, ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है और सामने वाले का वो क्या करते हैं? अपचयन, उनको बोलते हैं अपचायक, यानी सामने वाले का क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। तो क्या ठीक है, तो अपचयन करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो क्या ये क्यों? तो देखो एक बार, सबसे पहले IE मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। तो आयनन विभव मतलब क्या? किसी परमाणु से बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा। और जैसा कि आपने देखा है कि S ब्लॉक के तत्व सबसे इधर आते हैं और बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है, तो सबसे बड़ा आकार इनका है, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। इसका मतलब IE बहुत कम होती है, ठीक है। इसके कारण M+ आयन आसानी से बनाता है। क्या बनाता है? आसानी से, क्योंकि IE बहुत कम है, बहुत कम ऊर्जा चाहिए बाहर निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। तो M+ आयन यानी ये जो M है वो M मतलब कोई भी मेटल है ना, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और क्या बना देता है? M+, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इस घटना में इसका क्या हुआ एक बार देखा जाए तो इसको बोलेंगे आयनन। क्या बोलेंगे? और आयनन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इसका ऊर्ध्वपातन नहीं हो जाए, यानी कि ये जो ठोस है गैस नहीं बन जाए। क्या नहीं बन जाए? गैस। तो इस प्रक्रिया को अपन ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। तो सबसे पहले, हालांकि आयनन एंथैल्पी आपने परिभाषा भी पढ़ी होगी, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन एंथैल्पी। तो गैसीय परमाणु लेना ध्यान रखना, ठीक है। अब आप देखो IE बहुत कम है, इस कारण M+ आसानी से बनाता है और इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं एवं अपचायक प्रकृति या अपचायक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। हाँ तो भाई ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इसने ना, तो देखो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इस कारण ये अपचायक बना। अपचायक कैसे? तो सर ये भी अभी समझ में नहीं आया, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, आयनन हुआ, ये तो पहले पड़ गया। तो देखो आप सोचो एक बार, ये जो धातु थी इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये क्या बना? धातु धनायन। और ये आपने पढ़ा होगा कि आवेश का बढ़ना ऑक्सीकरण होता है, तो हाँ ये सही है। तो धातु का यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण। और जिसका हमेशा ऑक्सीकरण होता है वो सामने वाले में इलेक्ट्रॉन जोड़ सकता है, और सामने वाले मान लो क्लोरीन आ गया, क्या गया? जैसे यूं एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लो यहाँ पर क्या था? सामने क्लोरीन था और ये क्लोरीन उस
क्लोरीन ने क्या कर दिया, ग्रहण कर लिया। ये क्लोरीन गैस अवस्था था, इसने इसको ग्रहण कर लिया और बना दिया Cl-। क्या बना दिया, Cl-। तो आप देखो इस क्लोरीन का क्या हुआ, आवेश में कमी हुई, यहाँ पर आवेश 0 है, यहाँ पर -1 है, तो आवेश में कमी को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो इसका मतलब क्या है, इसने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा है वो किसी और परमाणु द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, यानी उसका अपचयन किया जा सकता है। तो इसीलिए ये अपचयक है। इसका खुद का हमेशा ऑक्सीकरण होगा, सामने वाले का अपचयन करेगा, अतः ये अपचयक होते हैं। और अपचयक में भी लिथियम जो है वो प्रबलतम अपचयक है। क्यों, तो देखो ये प्रबलतम अपचयक भी होता है और उच्चतम ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव भी होता है। इसका क्या होता है, उच्चतम ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ई नोड को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। यानी यदि लिथियम का इलेक्ट्रोड बनाया जाए तो उसका विभव सर्वाधिक रहेगा भाई। तो देखो इसका कारण देखना, छोटा आकार और उच्च जलयोजन एंथैल्पी, ये दो कारण ध्यान रखना, छोटा आकार और उच्च जलयोजन एंथैल्पी। मैंने बोला लिथियम से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें 90% का आंसर यही होगा, छोटा आकार, उच्च ध्रुवण क्षमता, उच्च जलयोजन एंथैल्पी। 3-4 पॉइंट एंड में बता दूंगा, वो रट लेना, कोई भी प्रश्न अपने को लगाना ही लगाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 4-5 पॉइंट लिख दोगे, उनमें से एक कारण होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखो इसका तो ये ध्यान रखना, छोटा आकार और उच्च जलयोजन एंथैल्पी। अगला एक और प्रश्न दे रखा है कि ये जो है ई नोड का मतलब इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग के लिए दे रखा है, क्लोरीन का दे रखा है, सिल्वर का दे रखा है, सोडियम का, आयोडीन का और लिथियम का। आपको पूछेगा इलेक्ट्रोड विभव का घटता हुआ क्रम क्या है, घटती हुई अपचयक क्षमता बताइए। तो अपचयक क्षमता जिसका अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन, उसका इलेक्ट्रोड विभव हमेशा नेगेटिव होता है। जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उसकी अपचयक क्षमता उतनी ही अधिक होगी, ध्यान रखना। तो लिथियम के लिए इलेक्ट्रोड विभव दे रखा -3.04, इसमें दे रखा -2.71। तो सबसे पहले कौन आएगा, लिथियम, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव सर्वाधिक होगा। ध्यान रखना, जितना ही इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव हो उतनी उसकी अपचयक क्षमता होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, नेगेटिव में बढ़ने पर अपचयक क्षमता बढ़ती है और पॉजिटिव में बढ़ने पर ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि पॉजिटिव आप देखो ये M से M+ बना, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि आवेश बढ़ रहा है। आवेश का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, और आवेश में कमी अपचयन कहलाता है। तो जिसका आवेश बढ़े यानी प्लस में हो तो वो बढ़िया ऑक्सीकारक होगा, और जितना ही माइनस ज्यादा होगा वो बढ़िया अपचयक होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर माइनस सर्वाधिक इसका लिथियम का दे रखा है, उसके बाद में ये आ जाएगा, उसके बाद में ये प्लस में देखो प्लस में सबसे कम कौन है, ये सबसे कम है, तो ये अपचयक हो सकता है। ये उसके बाद में प्लस में अधिक है थोड़ा सा, और ये सबसे अधिक है। तो जिसका प्लस में सबसे अधिक है वो अच्छा ऑक्सीकारक होगा। लिथियम जो है वो सबसे बढ़िया अपचयक है। कारण इतना ही ध्यान रखना, ये जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागते तो इनका खुद का क्या होगा, तो क्या भाई ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन बढ़ेगा, धनायन बढ़ने पर ऑक्सीकरण होता है। तो क्या ठीक है, तो ऑक्सीकरण जिसका होता है वो अपचयक का कार्य करता है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देकर उसका क्या कर सकता है, अपचयन। तो इसीलिए लिथियम सबसे बढ़िया अपचयक है। जितना ही इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ही बढ़िया अपचयक होगा। तो लिथियम का आवेश कितना दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रोड विभव -3.04 वोल्ट है, इसका देखो -2.71। तो ज्यादा माइनस में जिसका होगा वो सबसे बढ़िया क्या होगा, अपचयक होगा। तो सबसे पहले नंबर पे लिथियम आएगा, बाद में सोडियम, बाद में आयोडीन, बाद में सिल्वर और बाद में क्लोरीन। और जिसका जितना ज्यादा प्लस में होगा उसका ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। ये अपचयक क्षमता का क्रम था। ऑक्सीकारक क्षमता पूछे तो आवेश हमेशा प्लस में होना चाहिए ज्यादा, और अपचयक क्षमता पूछे तो माइनस में ज्यादा होना चाहिए या प्लस में सबसे कम होना चाहिए। जैसे मान लो प्रश्न ये होता कि भाई क्लोरीन और ये एक और देर का आयोडीन, इनमें सबसे अधिक किसका, क्लोरीन, आयोडीन और मान लो सिल्वर, इनमें से सबसे अधिक ऑक्सीकारक क्षमता किसकी है, तो यहाँ पर ये राइट होता क्लोरीन वाला। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि प्लस में 1.36 दे रखा है। ठीक है, वहीं आपको पूछे 1, 2 और ये 3, ये जो क्लोरीन है, सिल्वर है और ये आयोडीन है, इनका इलेक्ट्रोड विभव आपको दिख रहा है, प्लस का 1.36, प्लस का 0.79 और प्लस का कितना 0.53। अब इन तीनों में से सबसे अधिक अपचयक कौन है, तो अपचयक जब भी पूछे प्लस में आवेश सबसे कम होना चाहिए, तो ये होगा, ये सबसे बढ़िया अपचयक है। ये क्रम इनका दे रखा है। ठीक है, आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला है द्रव अमोनिया में विलयन। किसमें, द्रव अमोनिया में विलयन। तो द्रव अमोनिया मतलब क्या होता है, लिक्विड अमोनिया है एक प्रकार का, उसमें आप सार धातु को मिला रहे हो। तो आपने देखा कि सार धातु है द्रव अमोनिया में घुलनशील होती है, यानी उसमें घुल जाती है। ठीक है, इनके विलयन का रंग गहरा नीला होता है। कैसा होता है, गहरा नीला। अब इनमें आपने देखा सार धातु ली, अमोनिया में मिलाई, गहरा नीला कलर आया। ठीक है, कारण क्या है, क्योंकि अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन मतलब सार धातु उसमें मिलाओगे तो सीधी सी बात है सार धातुओं का इलेक्ट्रॉन विभव या आयनन विभव बहुत कम है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग देती। और वो जो इलेक्ट्रॉन त्याग देती है वो कौन ग्रहण कर लेता है, अमोनिया।
तो उससे जो अमोनिया के साथ में इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो उसे कहते हैं अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं। दृश्य प्रकाश का क्या करते हैं भाई? अवशोषण। यानी दृश्य प्रकाश जो है बाहर से प्रकाश आ रहा है उसको ग्रहण करेंगे और एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जंप लगाएंगे, तो इसके कारण दृश्य प्रकाश का अवशोषण होगा और ये रंग दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे? रंग। और रंग कैसा? गहरा नीला, गहरा नीला रंग दर्शाता है। ठीक है। और ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। एक और बात ध्यान रखना, जिस किसी भी यौगिक परमाणु या स्पीसीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो हमेशा ही अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा? अनुचुंबकीय। और इसका पर्सन 12th में भी काफी बार आता है, ध्यान रखना भाई। तो ये कैसे होता है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण अचुंबकीय होंगे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन है ना उसके कारण ही दृश्य प्रकाश का अवशोषण करते हैं और रंग दर्शाते हैं, साथ में अनुचुंबकीय होते हैं। अगला पढ़ने जा रहे हैं पहले वर्ग के तत्वों के उपयोग। उपयोग कहाँ होता है? तो सबसे पहले देखो लिथियम का उपयोग। किसका उपयोग? लिथियम। मिश्र धातुओं के निर्माण में, या मिश्रातु लिखा है ना किताब में, पहले मिश्र धातु लिखा आता था, आजकल लिखा होता है मिश्रातु। तो लिथियम का उपयोग मिश्रातुओं के निर्माण में किया जाता है। किसके निर्माण में? मिश्रातुओं के निर्माण में। जैसे देखना, लिथियम और लेड, किसका उपयोग? लिथियम तथा लेड दोनों मिलते हैं तो उसको बोलते हैं श्वेत धातु। एक श्वेत कलर की धातु बनती है, ठीक है। उसका उपयोग ईंधन की बेरिंग में होता है। किसमें? ईंधन की बेरिंग। ईंधन नहीं, इंजन होना चाहिए शायद, है ना। ये इंजन, इंजन की बेरिंग, यानी इंजन वगैरह बनाते हैं उसमें बेरिंग वगैरह लगाते हैं काफी बार, वो बेरिंग या बियरिंग में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है Li+Al। Li+Al मतलब लिथियम और एल्यूमिनियम का मिश्रण, वो वायुयानों के निर्माण में काम आता है। किसमें? वायुयान, हवाई जहाज वगैरह बनाते हैं उनमें काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के मिश्रातु या मिश्र धातु का उपयोग कवच प्लेट बनाने में होता है काफी बार। किसमें? कवच प्लेट बनाने में। और सोडियम लेड, सोडियम तथा लेड की बनी हुई मिश्र धातु जो होती है, मिश्रत होती है, उससे ये बनाया जाता है, एक यौगिक बनाया जाता है, जैसे PbEt4 और PbMe4। ET मतलब एथिल, Me मतलब मैथिल, तो टेट्रा एथिल लेड और टेट्रा मैथिल लेड, इन दोनों का निर्माण में काम आता है। कौन? सोडियम और लेड की जो मिश्र धातु बनती है उसका उपयोग इनके निर्माण में होता है। और ये क्या है? तो ये पहले पेट्रोल में मिलाए जाते थे। पेट्रोल में अपस्फोट रोधी यानी विस्फोट नहीं होने देते, उसको रोकने के लिए मिलाए जाते थे। लेकिन आजकल इनकी जगह जो है ना, मतलब आजकल ये जो पेट्रोल है उसमें ये नहीं मिलाए जाते हैं। शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना है, क्योंकि शीशा से प्रदूषण अधिक होता है, ध्यान रखना। इसलिए प्रदूषण से बचने के लिए शीशा रहित पेट्रोल का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ये 12th में आएगा। नेक्स्ट है सोडियम द्रव या द्रव सोडियम, है ना। पिघला हुआ सोडियम जो है उसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में होता है, ठंडा माहौल बनाने के लिए काम आता है शीतलक के रूप में। कौन? द्रव सोडियम। अगला है K+। K+ मतलब पोटेशियम, जैविक क्रियाओं में काम आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा काफी क्रियाविधि है हमारे शरीर में, आवेगों का संचरण वगैरह, एक जगह से दूसरी जगह जब आवेग या संदेश जाता है तो पोटेशियम प्लस अंदर की ओर होता है, बाहर सोडियम प्लस होता है, उसमें काफी सारी भूमिका होती है। नहीं बायो में ना, अपने कोई ज्यादा रटना नहीं है, फिर भी देख लेना। K+ जो है वो जैविक क्रियाओं में काम आता है। नेक्स्ट है KOH। KOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना। K मतलब पोटेशियम, इसका नाम क्या होता है? केलियम होता है। क्या होता है? ये केलियम। केलियम मतलब काफी बार अपन पूछते हैं कि सोडियम, जैसे ओरम, Au होता है ना सोने का प्रतीक Au, तो वो होता ओरम। ओरम तो क्या ये Au ओरम है। Ag का क्या होगा? तो क्या अर्जेंटम होता है। क्या होता है? अर्जेंटम। उसी प्रकार याद आ गया, साथ में बता दिया कि K का क्या होता है? केलियम होता है। ध्यान रखना, पोटेशियम किससे बना? केलियम, लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट है KCl, किस में काम आता है? अच्छा, KOH जो है ना ये साबुन बनाने में काम आता है। मृदु साबुन होता है, मृदु साबुन, ठंडे ठंडे मतलब मृदु, या फिर काफी बार कहते हैं जो दो प्रकार का जल होता है, आपने सुना होगा मृदु जल और कठोर जल। तो मृदु जल में जो साबुन काम आते हैं उनको बोलते हैं मृदु साबुन। वो जो है KOH बनाने, मतलब KOH जो है उसका उपयोग मृदु साबुन बनाने में होता है। एक है KCl। KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में होता है। किसके रूप में? उर्वरक। और आपने पढ़ा होगा उर्वरकों के 3 मेन घटक होते हैं। NPK क्या होता है? NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो पोटेशियम KCl के रूप में भी होता है काफी बार। नेक्स्ट है सीजियम। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है भाई। सीजियम जो है वो प्रकाश विद्युत सेलों में काम आता है। किसमें काम आता है? प्रकाश विद्युत सेलों में पूछे तो आपको लिखना सीजियम। वहीं ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं में तथा विद्युत रासायनिक सेलों में पूछे तो ध्यान रखना लिथियम। विद्युत रासायनिक सेलों में लिथियम काम आता है, लेकिन प्रकाश विद्युत सेलों में कौन काम आता है? तो क्या सर? सीजियम काम आता है। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सार धातुओं के प्रमुख ऑक्साइड, एलाइड आदि के बारे में बात करेंगे।
यानी कि सार धातुओं के प्रमुख यौगिकों के बारे में, पहले वर्ग के तत्व जो जो यौगिक बनाते हैं मेन इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। तो पहला देखो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड मतलब आपको बताइए कि भाई ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड, और OH के साथ बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो क्या हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, तो आपको पता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दो तो कि उसको तो जलाना या दहन कहते हैं। ठीक है, तो वायु की उपस्थिति में धातुओं को जब जलाया जाता है तो ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्साइड। तो कि जैसे आपने यहाँ पर Li2O लिखा है, यहाँ पर Li2O2 लिखा है, ये क्या चीज है, तो देखो जब भी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 होती है, कितनी होती है, -2, तो उसको सामान्य ऑक्साइड या नॉर्मल ऑक्साइड ही कहते हैं। जैसे Li2O, Li2 है, Li की +1 तो 2 की कितनी हो जाएगी, +2, तो इस पर ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी, -2, क्योंकि किसी यौगिक का आवेश अगर ऊपर कुछ नहीं दे रखा है, मतलब धनायन और ऋणायन का आवेश बराबर होगा, तो इसका अगर +2 है तो इसका ऑटोमेटिक कितना होगा, -2। ठीक है, उसी प्रकार अब आप देखोगे Li2O2 लिखा हुआ है, तो इसमें आप देखो, इसमें आप क्या देखोगे कि यहाँ पर +2 है, कैसे, एक लिथियम का +1 तो 2 का +2, और मैंने बोला जितना धनायन उतना ही ऋणायन, तो +2 इधर कितना हो जाएगा, तो सर -2। अब ये -2 2 ऑक्सीजन का है, ये +2 भी 2 लिथियम का है, तो -2 2 ऑक्सीजन का, एक का कितना है, तो सर -1, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आवेश आ गया, -1। तो जब सामान्यतः ऑक्सीजन पे 2- आवेश होता है या -2 आवेश होता है तो उसको ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्साइड, यानी नॉर्मल ऑक्साइड ही वर्ड यूज करेंगे उसके लिए। ठीक है, लेकिन यदि उस पर आवेश कितना हो जाए, यदि उस पर आवेश -1 होना जाए तो उसको परऑक्साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, परऑक्साइड, ये ध्यान रखा जाए भाई। तो परऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का आवेश -1 हो जाएगा। एक और होता है जिसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, वो भी पहले बता देता है ना। सुपर ऑक्साइड का मतलब यहाँ पर ये होगा, जैसे देखो आप NaO2 लिखा हो यहाँ पर, NaO2, इसमें आप देखोगे भाई सोडियम पे तो +1, ठीक है, आपने जितना धनायन बोला उतना ही क्या होगा, ऋणायन, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -1, 2 ऑक्सीजन का मिला के कितना आवेश है, -1 है, तो एक का कितना होगा, 2 का भाग लगा देते हैं, -1/2। अच्छा, इसमें तो -1/2 आ रहा है, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो सबसे पहले देखो लिथियम जो है वो वायु की उपस्थिति में जलाने पर Li2O यानी कि सामान्य ऑक्साइड बनाता है, जिसमें लिथियम +1 और ऑक्सीजन पे -2 होता है। ठीक है, कभी कभी कुछ मात्रा में कभी कभी ये बनाता है Li2O2 यानी परऑक्साइड, कभी कभी बनाता है। ठीक है, सोडियम जो है वो सामान्यतः परऑक्साइड ही बनाता है, कभी कभी सुपर ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा जो तत्व है पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सामान्यतः सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो ये सबका क्लियर होना चाहिए। लिथियम क्या बनाएगा, तो के साथ सामान्य ऑक्साइड बनाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड, कभी कभी तो के साथ परऑक्साइड भी बना सकता है। सोडियम नॉर्मल परऑक्साइड ही बनाएगा, कभी कभी सुपर ऑक्साइड, और बाकी सभी तत्व सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं। ठीक है, परऑक्साइड मतलब -1 और सुपर ऑक्साइड मतलब -1/2। ठीक है, नेक्स्ट है धनायन का आकार। अब ये समानुपाती दे रखा, मतलब धनायन का आकार बढ़ने पर MO2 और MO2O2 का स्थायित्व बढ़ता है। धनायन का आकार बढ़ने पर क्या होता है, MO2 और MO2O2 का स्थायित्व बढ़ता है। तो क्या, कैसे, जैसे आप देखो धनायन का आकार आपने देखा, जैसे कि Li है, इसका आकार कम होगा और Na का आकार क्या होगा, अधिक। Li, Na, बाद में कौन आता है, लिनाक, पोटेशियम, ये रुबिडियम, बाद में सीजियम। तो जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो आकार बढ़ रहा है। तो आपको कोई पूछे कि भाई सुपर ऑक्साइड में स्थायित्व सबसे किसका अधिक होगा, तो क्या सीजियम वाले का, क्योंकि आकार बढ़ने के साथ साथ इनका स्थायित्व बढ़ता जाता है। ये ध्यान रखना, ऑक्सीजन को आसानी से बांध के रखते हैं। अगला नेक्स्ट है ऑक्साइड सरलता से जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मतलब ये जो ऑक्साइड आपने बनाए हैं Li2O2, Li2O, NaO2 और Na2O2 आदि जितने भी ऑक्साइड है ना, MO2 कह सकते हो, 3 प्रकार के ऑक्साइड बनने संभव है। एक ध्यान रखना, एक बनेगा MO2 जिसको आप सुपर ऑक्साइड कह सकते हो, एक बनेगा M2O2, M का मतलब कोई भी धातु, ठीक है, M2O2, और एक बनेगा M2O। ये 3 प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, तीनों का नाम पता होना चाहिए। देखते ही MO2, O2 है, M 1 है, यानी +1, इस पे -1/2 आ जाएगा, ये सुपर ऑक्साइड। ये क्या है, तो ये पर ऑक्साइड, जब बराबर दिखे और आवेश +1 हो तो समझ जाना, यानी 2 और 2, तो उसको बोलेंगे पेरोक्साइड। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, और M2O जब भी दिखे, इसका तो +1 है, इसका -2 है, तो सामान्य ऑक्साइड है। अब आप देखो इनकी जब जल से होती है अभिक्रिया, क्या होती है, अभिक्रिया। तो इसमें देखो M2O मतलब सामान्य ऑक्साइड है, ये देख लो, ये हो जाएगा सामान्य ऑक्साइड। तो ये जब जल से अभिक्रिया करता है तो ओनली फॉर 2M+ और 2OH- बनाता है, यानी कि 2MOH कह सकते हो। 2 जो है वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, कितने, 2। M का मतलब कोई भी धातु ले सकते हो। अगला नेक्स्ट है M2O2। अब इसमें आपको दिख रहा है एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो एक
H2O2 बना देंगे साइड में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर देंगे अलग, दो MOH तो बनेंगे। आप इस रूप में लिखो अलग अलग या इनको जोड़ के MOH लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो दो MOH बना दोगे और दो क्या बना दोगे, मतलब एक बना दोगे H2O2। अगले में आप देखोगे इसमें तो M कम है और O2 अधिक है, तो इसमें भी सेम टू सेम रहेगा, लेकिन प्लस में जब H2O से अभिक्रिया कराओगे तो इसमें जो है एक तो बनेगा MOH, दो MOH बन जाएंगे H2O2 और O2, ये तीन चीजें बनेगी। मतलब अगर आप सामान्य ऑक्साइड लेते हो तो ओनली फॉर हाइड्रोक्साइड बनेगा, अगर आप पेरोक्साइड लेते हो तो हाइड्रोक्साइड के साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, ये ध्यान रखना। और यदि आप सुपर ऑक्साइड लेते हो तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, पेरोक्साइड भी बनेगा और साथ में बनेगी ऑक्सीजन गैस। ये तीनों याद हो गई, इसमें कुछ नहीं है। तीनों की अभिक्रिया करानी जल से, यानी धातु ऑक्साइडों की अभिक्रिया जल से कराने पर धातु हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले सामान्य ऑक्साइड के साथ क्या करवाई अभिक्रिया, तो उस कंडीशन में आपने देखा सामान्य ऑक्साइड है बेचारा, क्या फॉर्मूला होगा M2O, अभिक्रिया कराई जल के साथ H2O, क्या बनाओगे दो MOH के अणु बनाने, हो गया हाइड्रोक्साइड बन गया। दूसरा है पेरोक्साइड के साथ, किसके साथ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड मतलब M2O2, उस कंडीशन में H2O तो प्लस में है ही, जल से अभिक्रिया करानी है, MOH के दो बनेंगे, साथ में एक बनाना H2O2, क्लियर है। और जब सुपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो सुपर ऑक्साइड मतलब MO2 प्लस में H2O, तो उसमें तीन चीजें बनानी, एक तो हाइड्रोक्साइड बनाना है साथ में क्या बनाना H2O2 और साथ में O2 भी बनाना है। संतुलित नहीं करोगे चलेगा, है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है शुद्ध अवस्था में, कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में ये जो ऑक्साइड पेरोक्साइड ये रंगहीन होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों ही क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, ध्यान रखना। और जबकि सुपर ऑक्साइड होते हैं वो पीले नारंगी रंग के व अनुचुंबकीय होते हैं, कैसे होते हैं, पीले और नारंगी कलर के व अनुचुंबकीय, जिसका कारण भी है क्योंकि ऑक्साइड तथा पेरोक्साइड जब आप अणु कक्षक चित्र बनाओगे, MOT पढ़ा होगा आपने चौथे पार्ट में ना, तो उसमें जब MOT चित्र बनाते हैं ना, ऐसे डब्बे वाला वो चित्र होता है, इस प्रकार से एक डब्बा इधर बनाते हैं, इसी प्रकार से बनाते हैं MOT वगैरह। तो उस चित्र में आप देखोगे तो ये जो ऑक्सीजन का आप बनाओगे ना, तो पेरोक्साइड और ऑक्साइड इन दोनों में ना उसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ध्यान रखना। कोई भी यौगिक रंगीन और अनुचुंबकीय तभी होता है जब उसके अंदर क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। अगर आपको इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दिखाई दे मतलब वो रंगहीन होगा, क्या होगा, रंगहीन, और साथ में क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो ध्यान रखना ऑक्साइड तथा पेरोक्साइड में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसी कारण ये रंगहीन होता है, कैसे होते हैं, रंगहीन, और साथ में आप प्रतिचुंबकीय भी कह सकते हो। जबकि सुपर ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे KO2 की बात करें, ये प्रश्न भी है किताब का कि भाई KO2 अनुचुंबकीय क्यों है, तो अनुचुंबकीय और रंगीन तभी होता है जब क्या पाया जाए भाई, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए। इसका पूरा अणु कक्षक चित्र बनता है इतना बड़ा, उसमें आप देखोगे सबसे ऊपर वाले कक्षक में ये जो π2p स्टार है ना, π2p स्टार, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, अयुग्मित यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। उसी कारण ये क्या करता है, अनुचुंबकीय भी होता है और रंग भी दर्शाता है। सुपर ऑक्साइड कैसे रंग दर्शाता है, पीला नारंगी रंग, कैसा रंग, पीला नारंगी रंग, किस कारण, क्योंकि इसमें O2 माइनस के जो अणु कक्षक चित्र है उसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कौन से कक्षक में, तो क्या π2p स्टार के अंदर, ठीक है। तो ये कारण था, ये हमने पढ़ा ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तीन प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड बनाओगे कैसे, वायु में जलाने पर, उनकी जब जल से अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड, और कलर आपको बता दिया। शुद्ध अवस्था में ऑक्साइड और पेरोक्साइड क्या होंगे भाई, तो क्या रंगहीन, और सुपर ऑक्साइड पीले नारंगी कलर के और अनुचुंबकीय, क्लियर है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे हेलाइडों के बारे में, किसके बारे में, हेलाइड। तो हेलाइड क्या है, तो हेलाइड आपको पता ही है, हेलोजनों के साथ अभिक्रिया द्वारा बनने वाले यौगिक। हेलोजन 17वें वर्ग के तत्व, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे सुने होंगे ना, वो सारे क्या कहलाते हैं, हेलोजन। एक बार देख लो, हेलोजन में कौन आता है, एक्स से दर्शाते हैं, हेलोजनों किससे दर्शाते हैं, एक्स से। सबसे पहले फ्लोरीन, बाद में क्लोरीन, बाद में ब्रोमीन, बाद में आयोडीन, ठीक है। ये चार मेन याद रखना है, और भी होते हैं एस्टैटिन और टेनेसिन, वो काम के नहीं है, अपने यही काम आएंगे। तो देखो पहला तो इनके हेलाइडों के जो गलनांक है वो अधिक होते हैं, उच्च गलनांक वाले होते हैं, रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, ध्यान रखना, और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे ठोस, क्रिस्टलीय यानी क्रिस्टल होते हैं हीरे जैसा, या फिर आप देखोगे एक और शक्कर या मिश्री के दाने होते हैं एकदम क्रिस्टल टाइप, देखें कांच जैसे, वैसे दिखाई देते, ध्यान रखना। अगला है ये ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, उनकी अभिक्रिया जब HX से करा देते हैं तो हेलाइड बन जाते हैं। मतलब हेलाइड बनाना है, ये निर्माण है, क्या भाई, निर्माण। सबसे पहले देखो हेलाइडों की खासियत क्या है, तो शरीर उच्च गलनांक युक्त होते हैं, रंगहीन होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो मिश्री जैसे है ना, उस प्रकार से, और हीरे जैसे भी कह सकते हो। डिजाइन होती है, पूरा पैटर्न होता है जो नियमित अंतराल में फॉलो होता है, इधर भी जाने पर उधर भी जाने पर, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और ये जो है ऑक्साइड
मतलब ये बनाएंगे कैसे हेलाइड, तो ऑक्साइड ले लो, हाइड्रोक्साइड ले लो या कार्बोनेट ले लो और उसकी अभिक्रिया HX के साथ करा दो। किसके साथ करा दो? HX यानी हाइड्रोहेलिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोहेलिक अम्ल। तो हेलाइड बन जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हाइड्रोक्साइड ले लिया KOH, ये धातु जो सार धातु है और उसका OH ले लिया मतलब हाइड्रोक्साइड ले लिया, HX के साथ अभिक्रिया कराई तो HOH तो हो गया फ्री और यहाँ पर बन जाएगा KX। तो ये हेलाइड है। ये क्या एक प्रकार का हेलाइड। और इनकी जो डेल्टा FH होती है, क्या होती है? डेल्टा FH नोट। F का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है? फॉर्मेशन। तो इनकी डेल्टा FH नोट का सामान्य अर्थ क्या होगा? तो सर संभवन एंथैल्पी या निर्माण एंथैल्पी या मानक विवर्तन एंथैल्पी, एक ही बात है। निर्माण, संभवन या विवर्तन उच्च ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? उच्च ऋणात्मक। अब ऋणात्मक का मतलब आपको पता ही है, जब इनका निर्माण होगा तो एंथैल्पी यानी ऊर्जा बाहर निकलेगी, इसको आप क्या बोलोगे? ऋणात्मक। आगे देखो, तो सार धातुओं की फ्लोराइडो की डेल्टा FH नोट यानी मानक विवर्तन एंथैल्पी या मानक संभवन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कम ऋणात्मक होती जाती है। क्या होती जाती है? कम ऋणात्मक। आपको सीधा याद रखना चाहिए। जैसे कि आपने सार धातु ले ली, आपने ले लिया LiF, क्या ले लिया? LiF, NF और आपने ले लिया KF और ले लिया एक और RBF, और भी ले सकते हो ना, उसमें कुछ नहीं। आप देख रहे हो वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? वर्ग में ऊपर से नीचे। इसका जो मान है ना वो कम ऋणात्मक होता जाएगा। ठीक है, क्या होता जाएगा? कम ऋणात्मक। यानी ऋणात्मक नेगेटिव में देखोगे तो सबसे ज्यादा इसका रहेगा भाई, इसकी एंथैल्पी सबसे ज्यादा, यानी LiF जो है ना उससे सर्वाधिक ऊर्जा निकलेगी और जैसे जैसे उधर जाओगे उनसे ऊर्जा में कमी आने लग जाएगी। तो ये ध्यान रखना। तो अब इसमें आप देखोगे हुआ क्या, तो आपको याद करने के पर्पज से ऐसे याद रखना है कि भाई छोटा जो होता है ना वो छोटे के साथ बढ़िया लड़ाई करता है और बड़ा बड़े के साथ। ये आपको पता ही है, गलियों में आपने कभी लड़ाई देखी होगी। अगर एक बहुत बड़ा है, ठीक है, डाकू जैसा, और एक छोटा सा बच्चा है तो उसको एक थाप में भगा देता है। लेकिन अगर दोनों बराबर है पहलवान तो आधे घंटे तक बढ़िया लड़ाई चलती है। ध्यान रखना। तो ये देखोगे सबसे पहले ये जो है ना, तो आप देखो फ्लोराइड अपने वर्ग में सबसे ऊपर आते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे लिखोगे तो सबसे ऊपर कौन आएगा? फ्लोरीन। और यहाँ पर सबसे ऊपर कौन आता है? इसमें लिथियम सबसे ऊपर आता है। तो इनके द्वारा बढ़िया सी टक्कर होती है। तो बढ़िया टक्कर होगी तो ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी, ये ध्यान रखना। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो टक्कर में कमी हो जाएगी, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है और फ्लोरीन का आकार छोटा है। तो फिर ये एक दूसरे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, ये उसको एक धक्के में भगा देगा। तो अपने ऐसे याद रखना है, छोटा छोटे के साथ बढ़िया लड़ाई करता है। तो लिथियम जो है ना, लिथियम ये यहाँ पर सबसे ऊपर है और फ्लोरीन यहाँ पर सबसे ऊपर 17 में, तो बढ़िया टक्कर होगी, तो उससे सर्वाधिक ऊर्जा बढ़ेगी। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इस ऊर्जा में कमी होती जाएगी, ये ध्यान रखना। अगला है सार धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो है ना वो नीचे के तत्व है। जैसे यहाँ पर 17 वर्ग लिखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें आप देखोगे ना तो रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रिक्त डी कक्षक। तो उसके कारण इनका आकार पहले से बड़ा ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन आदि का। लेकिन फ्लोरीन का छोटा था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बड़ा आकार, इनका इसका क्या था? छोटा। तो ये लिथियम जैसे छोटे यौगिक के साथ बढ़िया टक्कर करके उच्च ऋणात्मक क्या दे रहा था भाई? ऊर्जा, यानी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। लेकिन इनका आकार जो है ना वो पहले से क्या है? बड़ा आकार है, बड़ा। तो आप बताओ इनकी टक्कर कैसे होगी? बड़ा लिख दिया, बड़ा लिखना है ये बड़ा। अब आप देखो यहां पर क्या लिखा है? सार धातुओं के क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो की डेल्टा FH नोट वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधिक ऋणात्मक होती जाती है। यानी फ्लोरीन का व्युत्क्रम है। फ्लोरीन का क्या है? व्युत्क्रम। फ्लोराइड अगर लिए जाए, सभी का क्या बनाया जाए? फ्लोराइड। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो डेल्टा FH थी वो कम ऋणात्मक होती जाती है। आपको सीधे याद रखना, ये याद है, बाकी सब इसके उल्टे, ऐसे याद रखना। तो आप देखोगे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनकी जो डेल्टा FH नोट होती है वो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? बढ़ती जाती है, यानी अधिक ऋणात्मक होती जाती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप देखो यहां पर आप देखोगे तो इनमें सार धातु में क्या करना है? तत्व चेंज करते जाना है। जैसे आपने देखा, एक मिनट को है ना, इसको मिटा देते हैं। हाँ तो भाई अभी देखो, जैसे बात करें यदि LiCl, KCl, RbCl और CsCl, तो आप देखोगे ये जो है ना आकार बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने पर। NaCl खा गए क्या? ये NaCl ऊपर से नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है? आकार। तो आप देखोगे इनकी जो मानक विवर्तन एंथैल्पी होगी वो सर्वाधिक किसकी हो जाएगी? सीजियम वाले की। तो क्या क्यों सर?
क्योंकि इसका आकार बड़ा है और इन तीनों का आकार पहले से बड़ा है, ये याद रखना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका आकार छोटा था, उसके लिए क्रम आपको बताया था, छोटे के साथ छोटा बढ़िया टक्कर करेगा, इसीलिए LiF की मानक विचलन एंथैल्पी सर्वाधिक होगी और ऊपर से नीचे जाने पर कम ऋणात्मक होती जाएगी। यानी CSF यदि बनाओगे तो उसके लिए सबसे कम ऋणात्मक होगी और इसमें अधिक ऋणात्मक होगी। ये लिखी हुई लाइन, सार धातु के फ्लोराइडों की वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डेल्टा एच के बाद में क्या होता है, कम ऋणात्मक होती जाती है। जबकि यदि बात करें सार धातु के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो हमने क्लोराइड की बात लगे की इन तीनों का आकार आपको याद रखना अधिक होता है। क्या होता है, अधिक। तो इनके साथ में बड़े तत्व तो बढ़िया टक्कर करते हैं, ऐसा याद रखना। तो ऊपर से नीचे जाने पर इनका आकार बढ़ रहा है तो टक्कर बड़ी होगी, और टक्कर बड़ी होगी ना तो ऊर्जा ज्यादा बनेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनमें क्या होगा, सार धातु के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो इनकी डेल्टा FH नोट जो होती है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधिक ऋणात्मक होती है, उसकी कम हो रही है, इसकी क्या होगी, अधिक। ठीक है, अगला देखिए। और नेक्स्ट आपको ये सीधा याद रखना है कि धातु विशेष ली जाए, क्या ली जाए, धातु विशेष, यानी धातु चेंज नहीं करनी है, तो फिर उस कंडीशन में डेल्टा FH नोट का मान फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड तक कम ऋणात्मक होता जाता है। यानी ये फ्लोरीन का क्रम पालन करेगा वापिस। जैसे देखो NaF, NaCl, NaBr, NaI, नाई मत पढ़ना, और Na, अच्छा हो गए क्या पूरे, 4 ही है। चलो, तो ये देखना है। अब आपने देखा धातु विशेष, धातु विशेष का मतलब क्या है, धातु एक ही रह गई, तो आप उस कंडीशन में देखोगे डेल्टा FH का जो मान है वो फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड तक कम ऋणात्मक होता जाएगा। ये ध्यान रखना, भले कोई भी धातु ली जाए हमेशा फ्लोराइड का अधिक रहेगा, क्लोराइड का कम, ब्रोमाइड का कम और आयोडाइड का सबसे कम। ये क्रम 3 लाइनें ध्यान रखनी। तो तीनों लाइनें आपको बता दी है, लाइनों में ज्यादा रटने की चीज नहीं, सिंपल चीज है। पहला आप देखो, अगर फ्लोराइड लिया जाए तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर डेल्टा FH के मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं। अगर ब्रोमाइड, आयोडाइड या ये कौन सा, क्लोराइड, ये लिए जाए तो फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में इनके मान अधिक ऋणात्मक होते जाते हैं। और यदि कोई धातु विशेष ले ली जाए तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना फ्लोराइड की सर्वाधिक, आयोडाइड के सबसे कम ऋणात्मक होगी। ये ध्यान रखना। ये 3 लाइन हो गए कंप्लीट। अगला देखो, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक में सोचने की बात ही नहीं है, सबसे अधिक फ्लोराइड और आयोडाइड, यही रहेगा क्रम। क्योंकि फ्लोरीन जो है उसका आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणता अधिक होती है, तो उसको आसानी से बांध कर रखेगा। देखो, पहले वर्ग के तत्वों की योग श्रेणी था +1, फ्लोरीन की -1, और आवर्त सारणी में सबसे उच्च विद्युत ऋणी तत्व, तो ये ज्यादा आकर्षित करता है। ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम और कम, तो ज्यादा जो आकर्षित करेगा उसके मध्य बंध थोड़ा ज्यादा प्रबल होगा, तो उसको तोड़ना मुश्किल रहेगा, इसीलिए क्वथनांक इसका सर्वाधिक रहेगा भाई। और ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता जाता है और ये इतना दूर होगा तो इसको तोड़ना आसान हो जाएगा, तो इसीलिए गलनांक और क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्लोराइडो के गलनांक और क्वथनांक सर्वाधिक, जबकि आयोडाइडो के गलनांक और क्वथनांक न्यूनतम होते हैं। क्लियर है। अगला देखो, ये सभी हैलाइड जल में विलय होते हैं, सभी हैलाइड जल में घुल जाते हैं। जैसे NaCl लेके मिलाओ घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। LiF जल में कम विलय होता है। अब 2 कारण है। पहला, सभी हैलाइड जल में क्या है, विलय। बाद में लगा नहीं है, थोड़ा रुको। LiF जो है वो कम विलय, उसका कारण ध्यान रखना। विलयता जो होती है ना भाई, क्या विलयता, वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। एक है जालक ऊर्जा, एक है जल योजन एंथैल्पी, जल योजन एंथैल्पी, या ऊर्जा भी लिखा हो सकता है कभी कभी, है ना। और एक है जालक एंथैल्पी, जालक एंथैल्पी। देखो, जालक एंथैल्पी का मतलब होता है किसी यौगिक में उपस्थित बंध को तोड़कर उसको आयनों में विभक्त करना, है ना, उसको बोलेंगे जालक एंथैल्पी। तो आप बताओ यौगिक घुलेगा कब, जब आयनों में टूटेगा। तो आयनों में तोड़ने के लिए जालक एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, तो क्या सर कम होनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी टूटेगा उतना ही जल्दी विलय होगा। अब जालक एंथैल्पी किसी की अधिक हो जाए तो उसकी विलयता क्या हो जाएगी, तो कैसा कम हो जाएगी। और एक है जल योजन एंथैल्पी, जल योजन मतलब जल के साथ जुड़ना, तो जितना जल के साथ ज्यादा जुड़ेगा उतनी विलयता क्या होगी, अधिक। तो ये बढ़िया है। तो जल योजन एंथैल्पी बढ़ने पर विलयता बढ़ती है और जालक एंथैल्पी बढ़ने पर विलयता घटती है। अब 2 यौगिक है, एक है LiF, तो LiF जल में क्या लिखा है, कम होता है, कम विलय होता है ना। कम क्या होता है बेचारा, ये कम विलय होता है। यहां पर भी कम लिख दिया। अच्छा, ये भी जल में क्या होता है, कम विलय होता है। LiF जो होता है वो जल में कम विलय होता है। तो 2 कारण ध्यान रखना। LiF की जल में कम विलयता का कारण ये है कि इसमें देखो क्या दे रखा है, जालक ऊर्जा अधिक, तो जालक ऊर्जा बढ़ेगी तो विलयता घटेगी। ये लाइन ध्यान रखना। तो LiF जो है वो जल में क्यों कम विलय है, क्योंकि इसकी जालक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। बंध टूटेगा ही नहीं, आयन बढ़ेंगे ही नहीं, तो जल में घुलेगा कैसे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जबकि CSI मतलब सीजियम आयोडाइड,
ये जो है वो जल में कम विलय। तो ये क्यों कम विलय? क्योंकि इसमें CS और -I, एक तो बनेगा CS धनायन, एक बनेगा आयोडाइड, तो इसकी जलयोजन ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। अब आपने बोला जलयोजन ऊर्जा बढ़ेगी तो विलेयता बढ़ेगी, लेकिन जलयोजन ऊर्जा यदि बढ़ जाए तो विलेयता बढ़ रही है, लेकिन जलयोजन ऊर्जा को घटा दिया जाए तो विलेयता में भी क्या आ जाएगी भाई? कमी आ जाएगी। तो ये दो कारक ध्यान रखना। LiF जल में कम विलय क्यों? क्योंकि इसकी चालक ऊर्जा अधिक होती है, जबकि CSI कम क्यों है? क्योंकि इसकी जलयोजन एंथैल्पी कम होती है। ध्यान रखना। अच्छा, उसकी चालक ऊर्जा अधिक होती है, इसकी जलयोजन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट है लिथियम के हैलाइड, एसीटोन, एथेनॉल, एथिल एसीटेट और पिरिडिन, यानी LiCl, तो पिरिडिन में भी क्या है? विलय। कुछ नहीं है, कहने का मतलब लिथियम असंगत व्यवहार दर्शाता है, उसी के कारण इसके जो हैलाइड होते हैं वो सामान्यतः कार्बनिक विलायकों में, किसमें? कार्बन युक्त विलायक, जैसे एसीटोन, एथेनॉल, एथिल एसीटेट और LiCl, तो पिरिडिन में भी क्या होता है? विलय होता है। आगे थोड़ा और पढ़ते हैं। हाँ तो भाई हम सारी धातुओं के क्या पढ़ रहे थे? महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी में अगले क्रम में अभी है ऑक्सो अम्लों के जो लवण है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में ये आएगा, सर ऑक्सो अम्ल क्या होता है? तो ऑक्सो अम्ल देखो, ऐसे यौगिक, कैसे यौगिक? ऐसे यौगिक जिनमें जिस परमाणु पर अम्लीय प्रोटॉन जुड़ा होता है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, अम्लीय प्रोटॉन युक्त हाइड्रोक्सिल समूह, उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह भी जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? ऑक्सो समूह। जैसे आप देखो यहाँ पर जो है ये कार्बन है, इस पर आपने देखा ये हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो क्या? अच्छा, ये आगे क्या लिखा? अम्लीय प्रोटॉन युक्त। तो अम्लीय प्रोटॉन युक्त का मतलब है इस OH बंध में से, किस बंध में से? OH बंध में से इस H+ को यदि त्यागा जाता है तो उसको बोलते हैं अम्ल। तो ये जो है सामान्यतः आपने देखा होगा H2SO4 H+ त्यागता है, इसी कारण क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो ये दोनों हाइड्रोक्सिल समूह है। और कैसे हाइड्रोक्सिल समूह है? अम्लीय प्रोटॉन युक्त। ये लिखा ना, अम्लीय प्रोटॉन युक्त हाइड्रोक्सिल समूह जिस परमाणु पर जुड़ा होता है, जैसे सल्फर पे जुड़ा हुआ है, उसी परमाणु से ऑक्सो समूह जुड़ा होता है। ऑक्सो समूह कहते हैं इसे डबल बॉन्ड हो। तो ये सल्फर डबल बॉन्ड हो है और उसी पे क्या जुड़ा हुआ है? OH जुड़ा हुआ है। तो अम्लीय प्रोटॉन युक्त हाइड्रोक्सिल समूह जिस परमाणु पर जुड़ा होता है उसी से ऑक्सो समूह जुड़ा होता है, उनको अपन बोलते हैं ऑक्सो अम्ल। ये क्लियर हो गया होगा। तो ये भी एक ऑक्सो अम्ल है और ये भी एक ऑक्सो अम्ल है। इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका नाम कार्बोनिक अम्ल है। सबको क्लियर होना चाहिए। H2CO3, ये है H2SO4 और ये है H2CO3, ये रहे दोनों। ठीक है, अगला देखो, सारी धातु जो होती है या सार धातु है वो ऑक्सो अम्लों के साथ लवण बनाती है। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। जैसे H2SO4 है, उसमें से अगर आपने एक H को हटाकर Na लगा दिया तो HSO4Na बन जाएगा, देखो, या फिर NaHSO4 बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण। या फिर दोनों हाइड्रोजन हटा दे तो Na2SO4 बन जाएगा। ये चीजें, तो सारी धातु जो होती है वो ऑक्सो अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो क्या सर? लवण बनाती है। और ये जो लवण होते हैं वो जल में क्या होते हैं? विलय और तापीय रूप से स्थायी होते हैं। यानी जल के अंदर तो घुल जाएंगे, लेकिन ताप से गर्म करोगे तो ये थोड़े मुश्किल से टूटेंगे ना, तापीय रूप से स्थायी है। अगला है इनके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? CO3। जैसे मैंने लिख दिया MCO3, M2CO3, तो इसका मतलब है दो धातुएं जुड़ी हुई है और एक CO3 आयन है। कार्बोनेट पे -2 आवेश होता है। कितना होता है? -2। अगर आपको धातुएं जोड़नी है तो +1 वाली 2 जोड़नी पड़ेगी। क्लियर है? अगर आप ऐसे चाहते हो कि एक हाइड्रोजन रख दिया जाए और एक धातु जोड़ दी जाए तो उसको बोलेंगे बाई कार्बोनेट। हाइड्रोजन को बाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई। तो ये हो जाएगा बाई कार्बोनेट। और अगर M2CO3 लिखे तो उसको अपन बोलेंगे कार्बोनेट। तो ये धातु कार्बोनेट और ये धातु बाई कार्बोनेट। ये दोनों भी क्या होता है? तापीय रूप से स्थायित्व तो इनका अधिक होता है। तापीय रूप से स्थायित्व तो क्या होता है? अधिक। ये ध्यान रखा जाए। अगला, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय स्वभाव बढ़ता है, यानी कि आप देखोगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो लिथियम थोड़ा मुश्किल से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनावेश बनाता है, क्योंकि लिथियम का आकार बहुत छोटा, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य क्या होता है? आकर्षण ज्यादा होता है। ठीक है, वहीं अगर आप सबसे नीचे सीजियम देखा जाओ तो सीजियम में प्रोटॉन यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो उसको छुड़ाना आसान है। तो धन विद्युतीय स्वभाव ज्यादा है, यानी कि धनायन आसानी से बनेगा। ये ध्यान रखना। तो इसमें धन विद्युतीय स्वभाव बढ़ता जाता है। अतः M2CO3 और MHCO3 का स्थायित्व भी बढ़ता है। ये ध्यान रखना। स्थायित्व किसका अधिक होगा? जो धनायन बढ़िया बनाएगा वो ऋणायन के साथ और भी बढ़िया जुड़ेगा। ये चीज, यानी धनावेश जितना अधिक होगा ऋणावेश उतना ही प्रबलता से जुड़ेगा या मजबूती से जुड़ेगा। ये तो यहाँ पर ये धनावेश है और ये कार्बोनेट ऋणावेश है। धनावेश का स्थायित्व जितना अधिक होगा उतना ही स्थायित्व इसका अधिक होगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय स्वभाव बढ़ता है। इसी कारण कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का स्थायित्व भी क्या होता है? बढ़ता है। ये ध्यान रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है लिथियम कार्बोनेट का स्थायित्व कम होता है। ये तो वैसे भी हो जाएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट का स्थायित्व बढ़ता है। लिथियम सबसे ऊपर है तो ये सबसे क्या होता है? कम स्थायी होता है। ये जो है बड़े ऋणायन कार्बोनेट को ध्रुवित कर देता है
और अधिक स्थायी Li2O में और CO2 में बना देता है, यानी विभक्त हो जाता है। यानी कि आपने देखा Li2CO3 बन तो रहा है, फिर भी स्थायी तो भले सबसे कम है, सबसे ऊपर Li2CO3 बनेगा, नीचे CH2CO3 बनेगा, यानी CgM का सबसे नीचे और Li का सबसे ऊपर। तो आप देखोगे इस कंडीशन में सबसे कम स्थायी कौन है, तो सर लिथियम वाला। तो स्थायी कम है, इसका मतलब क्या है, ये टूट जाता है, दूसरे यौगिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कैसे टूटेगा, तो देखो एक तो बना देगा Li2O और इसमें से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। इस प्रकार ये अधिक स्थायी ये है, ये कम स्थायी था इसलिए अधिक स्थायी में टूट गया, लिथियम ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। और ठोस अवस्था में लिथियम बाइकार्बोनेट का स्थायी तो बिल्कुल ही कम है और ये पाया भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। तो लिथियम बाइकार्बोनेट ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगला बात करेंगे छपने वाला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिथियम का असंगत व्यवहार। और पूछा जाता है लिथियम अपने वर्ग के अन्य तत्वों से असंगत व्यवहार क्यों दर्शाता है। तो ये कारण रटे हुए होना चाहिए और 90% ये सभी जगह कारण सेम ही मिलेंगे। पहला है छोटा आकार, आप आकार में परमाणु आकार देख सकते हो या आयनिक आकार भी देख सकते हो, ठीक है। तो छोटा आकार, उच्च ध्रुवण क्षमता, उच्च आवेश घनत्व, उच्च आयनन विभव, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। ऐसे कैसे याद होना, छोटा आकार, उच्च ध्रुवण क्षमता, उच्च क्या बताया, आयनन विभव, है ना। आयनन विभव उच्च क्यों, क्योंकि आप देखोगे लिथियम सबसे छोटा तत्व है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आयनन विभव भी क्या होता है इसका, उच्च होता है। और उच्च होता है आवेश घनत्व और रिक्त डी कक्षकों की क्या होती है भाई, अनुपस्थिति। तो ये कारण ऐसे कैसे क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। छोटा आकार, उच्च ध्रुवण क्षमता, उच्च आवेश घनत्व, उच्च आयनन विभव और रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। एक बार वापस बोलो, छोटा आकार, उच्च आवेश घनत्व, उच्च ध्रुवण क्षमता, उच्च आयनन विभव और रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। क्लियर है भाई। अगली बात करेंगे लिथियम व अन्य सार धातुओं के मध्य असमानता। अब आपने बोल तो दिया कि असमान व्यवहार या असंगत व्यवहार दर्शाता है, ये कारण पढ़ लिए क्यों दर्शाता है। अब आपको पूछे क्या असमानता, कुछ बताओ तो सही, पता तो चले। तो देखो पहला है लिथियम जो है वो कठोर होती है, ठीक है, और इसका गलनांक तथा क्वथनांक सबसे अधिक होता है। और ये आपको बताया जा चुका है, गलनांक तथा क्वथनांक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटते जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो लिथियम जो है वो सबसे अधिक कठोर है और गलनांक तथा क्वथनांक इसका सबसे अधिक है, बाकी सबका कम है, तो ये असंगत हो गया। दूसरा, क्रियाशीलता सबसे कम होती है, लिथियम की क्रियाशीलता क्या है, जो इस वर्ग के तत्व है उनमें सबसे कम है, ये ध्यान रखना। परंतु ये प्रबल अपचयक है। अब आपने देखा क्रियाशीलता सबसे कम है, फिर भी इलेक्ट्रॉन जाकर अपचयक प्रवृत्ति दर्शाता है, तो ये ध्यान रखना, क्रियाशीलता सबसे कम होते हुए भी प्रबलतम अपचयक। अगला है लिथियम के दहन से, लिथियम के दहन के फलस्वरूप Li2O बनता है, यानी कि यह एकमात्र ऐसा है जो सामान्य ऑक्साइड ज्यादा बनाता है। बाकी सभी आप देखोगे या तो परऑक्साइड बनाएंगे या आपको सुपर ऑक्साइड बनाते हुए नजर आएंगे। ये परऑक्साइड बनाता है सोडियम और बाकी पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो लिथियम एकमात्र बेचारा है जो क्या बनाता है, सामान्य ऑक्साइड। अन्य सार धातुओं के विपरीत, मतलब बाकी सार धातुएं कभी भी वायुमंडल में खाली ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी, नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करेगी। लेकिन ये जो लिथियम है बेचारा, ये क्या करता है, नाइट्रोजन से भी अभिक्रिया करता है और नाइट्राइड बनाता है, Li3N। ध्यान रखना, ये एकमात्र ऐसा बढ़िया गुण है, ये लिथियम नाइट्रोजन से भी अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी सभी नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट है लिथियम प्रस्वेद्य है, क्या है, प्रस्वेद्य एवं LiCl.2H2 के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। ओके, प्रस्वेद्य क्या होता है, तो प्रस्वेद्य का सामान्य अर्थ है कि ये जो है वायु में उपस्थित नमी या जल की मात्रा को अवशोषित कर देता है और विलीन बनाता है, क्रिस्टलीकृत हो जाता है। तो देखो जैसे LiCl था बेचारा, दो जल के अणुओं को क्या कर लिया, वायुमंडल से अवशोषित कर लिया, तो वायुमंडल में उपस्थित जल को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रस्वेद्य। तो ध्यान रखना, लिथियम जो होता है एक प्रस्वेद्य तत्व है, यानी जल के अणुओं को आकर्षित करता है और क्रिस्टलीकृत हो जाता है। और जल के अणुओं का जुड़ना क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण। और ये जो जल के अणु जुड़े हुए उनको बोलते हैं क्रिस्टलीकृत जल के अणु, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये अन्य सार धातुओं के हैलाइड और क्लोराइड हाइड्रेट नहीं बनाते। ये जो है हाइड्रेट मतलब जल के अणुओं को ग्रहण करता है, बाकी सभी क्लोराइड या हाइड्रेट नहीं बनाते है ना। बाकी सभी जो सार धातु है कोई भी ऐसा काम नहीं करता है कि जल के अणु को पकड़ को लाओ हाइड्रेट बनाओ, कोई नहीं बनाता है। लेकिन लिथियम जो है वो हाइड्रेट बना देता है, यानी जल के अणु को ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट है LiHCO3, बोले तो लिथियम बाइकार्बोनेट, क्या नाम है, लिथियम बाइकार्बोनेट। ये ठोस अवस्था में नहीं प्राप्य है, ये आपको भी बताया था, LiHCO3 यानी लिथियम बाइकार्बोनेट कभी भी ठोस अवस्था में मिलता ही नहीं, नहीं पाया जाता है, ना ही इसको प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्य है। जबकि अन्य सार धातुएं जो है वो बाइकार्बोनेट आयन ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी अन्य सार धातुओं के बाइकार्बोनेट ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन लिथियम का बाइकार्बोनेट ठोस अवस्था में नहीं होता है, ध्यान रखना। अगला है लिथियम एथाइन से अभिक्रिया करके नहीं करता है, यानी लिथियम जो एथाइन से अभिक्रिया नहीं करता और एथानाइड नहीं बनाता है, लेकिन बाकी सभी सार धातु है वो एथाइन से अभिक्रिया करती है और एथाइनाइड या एथेनाइड बनाती है, ध्यान रखना। लिथियम एथाइन से अभिक्रिया ही नहीं करता है, बाकी सभी करती है और क्या बनाती है, एथाइनाइड। तो ये भी एक अलग गुण हो गया असंगत। अगला देखो, लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर Li2O बनाता है, अभी बताया था Li2O का स्थायित्व अधिक होता है, इसीलिए लिथियम कार्बोनेट टूट जाता है इसमें। उसी प्रकार लिथियम नाइट्रेट भी क्या होता है, गर्म करने पर विघटित हो जाता है और क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड,
जबकि अन्य क्षार धातुओं के जो नाइट्रेट होते हैं वो विघटित तो होते हैं लेकिन नाइट्रेट बनाते हैं। नाइट्रेट क्या बनाते हैं? नाइट्रेट। पहले क्या था? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट NO3 से NO2 बना देगा, ये ध्यान रखना। लिथियम नाइट्रेट था, इसको गर्म किया तो लिथियम ऑक्साइड बना, क्योंकि इसका स्थायित्व इससे अधिक है, और NO2 बनाएगा साथ में, और प्लस में क्या बनाएगा? O2। जबकि आपने देखा ये जो NaNO3 है, यानी कोई भी अन्य क्षार धातु उसका जो नाइट्रेट है उसको गर्म करने पर NaNO2 बनेगा, यानी धातु नाइट्राइट बनेगा, जबकि इसमें धातु ऑक्साइड बनाता है, ये ध्यान रखना। ये एक अंतर हो गया, प्लस में ऑक्सीजन गैस बनेगी। नेक्स्ट है अन्य क्षार धातुओं की तुलना में, अन्य क्षार धातुओं की तुलना में लिथियम जो है वो ऑक्साइड और फ्लोराइड, लिथियम के ऑक्साइड और फ्लोराइड जल में कम विलय होते हैं। जल में क्या होते हैं? कम विलय, क्योंकि इसकी आपको बताया था जल योजन ऊर्जा अधिक होती है। जल योजन ऊर्जा क्या होती है? अधिक। इसलिए जल के साथ ये योजन करता है, विलय नहीं होता है। विलय होने के लिए जल अपघटित होना चाहिए, जल योजित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ये जो होता है सामान्य क्या होता है? कम विलय होता है इसके ऑक्साइड और फ्लोराइड जल में। तो ये थे कुछ असंगत व्यवहार। आगे और देखेंगे। हाँ तो भाई लास्ट हमने पढ़ा था लिथियम और क्षार धातुओं के मध्य असमानताएं। अभी हम देखने जा रहे हैं लिथियम तथा मैग्नीशियम के मध्य समानताएं क्या है। विकर्ण संबंध पढ़ा था ना कि भाई किसी वर्ग के पहले तत्व तथा उसके अगले वर्ग के दूसरे तत्व के मध्य जो संबंध में समानता पाई जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध। तो इसमें देखो लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य क्या समानता है उनकी बात करेंगे। तो पहली चीज, दोनों का परमाणु और आयनिक आकार लगभग बराबर होता है। पहली समानता क्या? आकार का बराबर होना। दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होना। आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन को आसानी से छुड़ाया जा सकता है, यानी आयनिक विभव बहुत कम होता जाता है। इसी कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक तथा क्वथनांक घटते हैं। तो ये लिथियम इसमें सबसे ऊपर है और उसमें मैग्नीशियम ऊपर आता है लगभग। तो इनके गलनांक तथा क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? अधिक होते हैं, ये ध्यान रखा जाए भाई। तो गलनांक क्वथनांक दोनों के क्या होते हैं? अधिक और लगभग बराबर। अगला है अपने वर्ग की अन्य धातुओं की तुलना में कठोर और हल्की होना, यानी मैग्नीशियम तथा लिथियम दोनों अपने वर्ग में सबसे कठोर और हल्की होती है, ये ध्यान रखा जाए। अगला देखो नेक्स्ट है लिथियम व मैग्नीशियम दोनों जल के साथ धीमी गति से क्रिया करती है। दोनों क्या करती है? जल के साथ धीमी गति से क्रिया करती है, क्योंकि दोनों का जल योजन होता है, जल अपघटन नहीं होता है। जल के साथ अभिक्रिया करने को जल अपघटन कहते हैं, जबकि जल के साथ जुड़ने, जल के अणुओं का जुड़ने को क्या बोलते हैं? जल योजन। आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे देखो ये जल योजन है, यानी जल के अणुओं का जुड़ना, और एक जल के साथ अभिक्रिया हो जाए तो उसको बोलते हैं जल अपघटन। अगला है दोनों के सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं। दोनों क्या बनाते हैं? सामान्य ऑक्साइड। जैसे Li बनाएगा तो Li2O बनाएगा, ठीक है, और Mg बनाएगा तो MgO बनाएगा। यानी ये अपनी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 ही रखते हैं। कितने रखते हैं? ऑक्सीजन हमेशा -2 में जुड़ेगा इनके साथ, तो उसको बोलते हैं सामान्य ऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 हो जाए तो पर ऑक्साइड, और -1/2 हो जाए तो सुपर ऑक्साइड, ये ध्यान रखना। तो इसमें ये दोनों क्या बनाते हैं? सामान्य ऑक्साइड। ये भी एक समानता है। अगला देखो दोनों के दोनों वायुमंडलीय नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्राइड। और फॉर्मूला आपको पता ही बचपन से पढ़ते आ रहे हो। लिथियम का आवेश +1, नाइट्रोजन का -3, Li कितने लेना पड़ेंगे? 3, N कितना लेना पड़ेगा? 1, ये बना जाएगा Li3N, तो ये हो जाएगा लिथियम नाइट्राइड, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैग्नीशियम के साथ बनाना हो तो मैग्नीशियम +2 और नाइट्रोजन 3, तो मैग्नीशियम 3 नाइट्रोजन 2, ये बन जाएगा Mg3N2। ऐसे बना सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये भी नाइट्राइड बनाता है और ये भी नाइट्राइड बनाता है, दोनों बनाते हैं, और बाकी सभी वर्ग के तत्व तो नहीं बनाते। ये इसकी समानता हो गई। अगला देखो इनके ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है, क्योंकि अभी बताया था ये खाली क्या बनाते हैं? सामान्य ऑक्साइड ही बनाते हैं, तो ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएंगे। अगला देखो दोनों के कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि आपको बताया था कि इनके कार्बोनेट वगैरह जो है इनका स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जाता है, तो नीचे वालों का स्थायित्व अधिक होता है। ये ऊपर पाए जाते हैं लिथियम वगैरह, तो इनका स्थायित्व क्या होता है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का बहुत कम होता है। हालांकि बाइकार्बोनेट तो बनते ही नहीं है। ये देखो दोनों के बाइकार्बोनेट नहीं बनते, दोनों बाइकार्बोनेट नहीं बनाते, लेकिन कार्बोनेट बनता है, फिर भी स्थायित्व कम होने के कारण वो टूट जाता है। जैसे देखो Li2CO3, तो ये टूट जाएगा इसमें Li2O प्लस में बन जाएगा CO2, यानी कि ये धातु ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। देखा ऑक्साइड व CO2, तो ये कार्बोनेट जो होता है कम स्थायी होने के कारण गर्म करने पर विघटित होकर ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं, दोनों के, ठीक है ना। अगला दोनों बाइकार्बोनेट नहीं बनाते, दोनों के सहसंयोजक एवं प्रस्वेद होते हैं, दोनों के जो हैलाइड होते हैं, यहां पर लिखना था ना, दोनों के हैलाइड
प्रश्वेद होते हैं और सहसंयोजक होते हैं। सहसंयोजक का मतलब आपको पहले ही पता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के कारण बनते हैं। और प्रश्वेदी का मतलब आपको पहले बताया था कि भाई ये नमी को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, मतलब वायुमंडल में रखोगे तो नमी ग्रहण कर लेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रश्वेदी, डेलिक्यूसेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जलीय विलयन में। अच्छा, जलीय विलयन में क्या करते हैं, ये LiCl.2H2O तथा MgCl2.H2O के रूप में क्या होता है, क्रिस्टलीकृत हो जाता है। क्रिस्टलीकृत मतलब क्रिस्टल बना लेते हैं ना, पत्थर जैसे टुकड़े टाइप बना देते हैं। तो ये LiCl भी क्या बनाता है, क्रिस्टल, 2H2O ग्रहण करके, और MgCl2 8H2O ग्रहण करके भी क्या बनाता है, क्रिस्टल। तो दोनों में एक गुण है, दोनों ही प्रश्वेदी है, जल के अणुओं को ग्रहण कर लेते हैं और क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। अगला है LiCl व MgCl2 दोनों एथेनॉल में विलय, दोनों दोनों क्या है, एल्कोहल में क्या होते हैं भाई, विलय होते हैं। तो ये थी कुछ समानताएं, एक दो बार वापस पढ़ोगे सारी याद हो जाएगी। पहली देखो, परमाणु और आयनिक आकार में लगभग समानता। दूसरा, गलनांक क्वथनांक अधिक होना दोनों का। अपने वर्ग की अन्य धातुओं की तुलना में क्या होता, कठोर और हल्का होना। अगर है लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों जल के साथ धीमी गति से बिक्रिया और जल योजित होना, ये ध्यान रखना। और है ऑक्साइड नहीं बनाते, मतलब ऑक्साइड बनाते कैसे, ओनली फॉर सामान्य ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड नहीं बनाते, ये ध्यान रखना, बहुत कम बनाते हैं तो भी। नेक्स्ट है, दोनों नाइट्रोजन के साथ क्या करते हैं, बिक्रिया, और क्या बनाते हैं, नाइट्राइड, ये रहे। अगला, इनके ऑक्साइड ऑक्सीजन से बिक्रिया करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। अगला, कार्बोनेट जो होता है वो अल्प स्थायी होने के कारण गर्म करने पर किसमें, ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। अगला, बाइकार्बोनेट तो बिल्कुल नहीं बनाते। दोनों कैसे, दोनों के हैलाइड क्या होते हैं, सहसंयोजक और प्रश्वेदी होते हैं एवं जलीय विलयन में इस रूप में पाए जाते हैं। अगला, LiCl और MgCl2 एथेनॉल में क्या होते हैं, विलय। तो ये थे लिथियम तथा मैग्नीशियम के मध्य समानता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इस पार्ट से प्रश्न आने वाले यही है, लिथियम के असामान्य व्यवहार के कारण बताइए। लिथियम के असंगत व्यवहार, क्या असंगत व्यवहार दर्शाता है, अगली बार जो थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि भाई असंगत व्यवहार में लिथियम तथा सार धातुओं के मध्य असमानता है, वो पूछा जा सकता है। और ये पूछा जा सकता है कि भाई लिथियम और मैग्नीशियम में समानता है क्या है, ठीक है। बाकी अगले अभिक्रिया यहाँ से पूछी जाएगी जो भी पढ़ेंगे। तो देखो सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिक, किसके, सोडियम के बात करेंगे। पहले वर्ग में आता है सोडियम, तो पहला है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा भाई, सोडियम कार्बोनेट। तो क्या सर सोडियम कार्बोनेट बोले तो Na2CO3, Na2 मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, ठीक है। साथ में 10H2 क्यों लिखे, क्योंकि ये क्रिस्टलीकृत रूप में पाया जाता है। तो आपको याद रखना सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला क्या लिखोगे, Na2CO3.10H2O। यानी अगर रासायनिक नाम पूछे तो क्या लिखोगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कितना, 10 मतलब डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसको सामान्य भाषा में धावन सोडा भी कहते हैं, क्योंकि साबुन वगैरह बनाने में इसका उपयोग होता है, तो धावन सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, धावन सोडा, धुलाई में काम आता है। निर्माण जो है ना वो साल्वे विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा, साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडे का निर्माण होता है, ध्यान रखना। कौन सी विधि, साल्वे विधि। अब आप देखो विधि क्या है, तो सबसे पहले इसमें अमोनिया, जल और CO2, यानी अमोनिया की अभिक्रिया जलीय और CO2 के साथ कराई जाती है, यानी जलीय विलयन ले लेते हैं और CO2 ले लेते हैं। तो जल, अमोनिया और CO2 की अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, अमोनियम कार्बोनेट। यही लैंग्वेज है कि भाई अमोनिया की अभिक्रिया जल तथा CO2 से कराने पर अमोनियम कार्बोनेट बनता है, और अमोनियम कार्बोनेट जो बनता है उसकी फिर से जल और CO2 से अभिक्रिया होती है, तब अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट। पहले आपने अमोनिया लिया NH3, H2O, CO2, क्या बनेगा, अमोनियम कार्बोनेट। उसके बाद में अमोनियम कार्बोनेट लेकर फिर से H2O और CO2, क्या बन जाएगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। अभी अमोनियम बाइकार्बोनेट तो बना है, इसकी जब अभिक्रिया NaCl से कराते हैं, किससे कराते हैं, NaCl, तब एक तो बनता है NH4Cl, क्या बनता है, NH4Cl, और प्लस में बनता है NaHCO3, क्या बनेगा, NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। लगभग आ रहा है, देखो सोडियम कार्बोनेट बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन चुका है। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको जब देखो गर्म करते हैं तो ये बन जाता है, क्या बनता है, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट जो अपने को बनाना था, प्लस में बनेगा CO2, प्लस में क्या बनेगा, H2O, तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है भाई, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे ये सोडियम कार्बोनेट और CO2 बन गए। अब अपन देखते हैं यहाँ पर जो NH4Cl बना था, क्या बना था, NH4Cl। ये NH4Cl जो है ना पुनः काम आ सकता है, तो क्या कैसे, इसकी अभिक्रिया आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दो, यानी बुझे हुए चूने के साथ, तो ये NH3 वापस बन जाता है और कैल्शियम क्लोराइड बनता है और H2O बनता है। इसका मतलब ये NH3 वापस अभिक्रिया में काम आ सकता है। तो एक बार देखो रिवीजन करते हैं ना, एक मिनट को। सबसे पहले तो इसको मिटा दे भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेना है। देखो सबसे पहले क्या था, अमोनिया था, NH3, अमोनिया की अभिक्रिया H2O प्लस CO2,
क्या बनाना है, अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम की संयोजकता होती है +1, तो अमोनियम लेने पड़ेंगे 2 और CO3 -2 ये लेना 1। ये अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अब इस अमोनियम कार्बोनेट की फिर से अभिक्रिया करानी है, किसके साथ, वही H2O और वही CO2। क्या बनाओगे भाई इस कंडीशन में, तो इस बार तो सर बाइकार्बोनेट बनाएंगे, तो ये बना देंगे NH4HCO3। HCO3 को बाइकार्बोनेट कहते हैं, ध्यान रखना, और NH4 को अमोनियम। अब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बन गया। तो क्या अभी करना क्या है, तो सर इसकी अभिक्रिया देखो, ये NH4CO3, इसकी अभिक्रिया देखो HCO3, सॉरी ये HCO3। अब ये NH4HCO3 बन गया, इसकी अभिक्रिया NaCl से करा दो। किससे करा दो, NaCl यानी नमक से। तो इसमें से क्या अलग हो जाएगा, एक तो अलग हो जाएगा NH4Cl, NH4Cl ये इस प्रकार से, ठीक है। प्लस में बन जाएगा NaHCO3, ये NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, इसको गर्म कर दो, 2 अणु लेकर क्या कर दो, गर्म। ये आपने 2 अणु ले लिए और गर्म कर दिया। तो एक तो बनाना Na2CO3, Na2 है इसमें पहले से, एक ले लिया CO3, तो क्या बन गया Na2CO3। प्लस में एक बनाना CO2 और प्लस में एक बनाना H2O, बस ये ध्यान रखना, ये बन गया CO2 और H2O। तो यहां पर अपना काम हो गया लगभग कंप्लीट। ये Na2CO3 बन गया जो अपने को बनाना था। अब आगे इसके साथ में जल के अणु जोड़ देंगे, इसका हो जाएगा क्रिस्टलीकरण और बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉरी, यानी दावन सोडा बन जाएगा। इसका क्या करना है, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल के अणुओं का जुड़ना। तो क्रिस्टलीकरण होता है, ये क्या बन जाएगा Na2CO3.10H2O। लेकिन आपने बोले ये एक अभिक्रिया और क्यों, यहां पर जो NH4Cl बना है इसका उपयोग अमोनिया के निर्माण में पुनः कर सकता है। देखो कैसे, ये NH4Cl जो इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से साथ करा दो, किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वापस NH3 + CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और बना देगा H2O। तो यहाँ पर जो ये NH3 बना है ये वापस काम आ जाएगा इस अभिक्रिया में शुरुआत में। तो ये अभिक्रिया लगातार चलती है और धावन सोडा का निर्माण होता जाता है। तो ये अभिक्रिया सिंपल है, हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है गुणधर्म। क्या बात है भाई, गुणधर्म किसके, धावन सोडा के गुणधर्म क्या है। तो पहला है रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या है, तो नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों, क्योंकि 10 है, ठीक है। अगला, जल में क्या है, आसानी से विलय है, जल में घुल जाएगा, तभी तो साबुन की तरह कार्य कर पाएगा बेचारा। अगला, गर्म करने पर यह मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। गर्म करोगे तो मोनो 10 पहले थे, डेका मतलब 10, उसमें से 9 चले जाएंगे, पीछे कितना बचेगा 1, तो उसको बोलेंगे मोनो। तो देखो ये Na2CO3.10H2 था, यानी डेकाहाइड्रेट था, आपने किया गर्म तो Na2CO3.1H2 बचा, पीछे के 9H2O उड़ गए। लो अगला, अब इसको क्या करना, 373 से उच्च ताप पर, 373 केल्विन से उच्च ताप, 373 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे उच्च ताप पर जब और गर्म करते हैं तो फिर इसमें से H2 ये जो एक जुड़ा होता है वो भी हट जाता है, और यहाँ पर Na2CO3 जो है वो चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, श्वेत कलर के, धोले चूर्ण में ना, व्हाइट चूर्ण के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसको अपन सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एस। तो आपको पूछ ले सोडा एस कैसे बनाओगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं सॉरी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि धावन सोडा ले लो, उसको गर्म करो तो आपको मिलेगा क्या, Na2CO3.H2O यानी मोनोहाइड्रेट मिल जाएगा। फिर उसको 373 केल्विन से अधिक ताप पर गर्म करो तो फिर जो चूर्ण प्राप्त होगी श्वेत कलर की वही क्या होगी, सोडा एस होगी। क्लियर है भाई, ठीक है। अब कोई बोलेगा ये जो सोडा एस है ना, अगर इसको जलीय विलयन में रखा जाए तो फिर इसमें जो कार्बोनेट आयन है, कौन सा आयन, सोडियम कार्बोनेट का कार्बोनेट आयन, मतलब ये जो सोडियम कार्बोनेट, इसमें उपस्थित कार्बोनेट आयन जो है वो जल अपघटित होता है। क्या होता है, जल अपघटित, मतलब जल के साथ क्या करता है, अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, HOH, ठीक है, ये HOH में से इसको तो ग्रहण कर लेगा तो HCO3- बन जाएगा, प्लस में क्या बनेगा OH-, तो OH- होने के कारण विलयन हो जाएगा सारीय। कैसा हो जाएगा, सारीय। तो आपको कोई बोल दे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट का जो होता है विलयन वो कैसा होता है, सारीय होता है, क्योंकि इसमें OH- आयन बनते हैं, ध्यान रखना। अगला है उपयोग। क्या है भाई, उपयोग। तो धावन सोडा का उपयोग कहाँ होगा, पहले देखो जल के मृदुकरण में, जल को क्या करने में, मृदु करने में, और देखो धुलाई करने में, क्या करने में, धुलाई, दीवारों वगैरह धुलाई आसानी से होती है। नेक्स्ट है कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में, किसमें, कागज, पेंट और वस्त्र उद्योगों में। अगला है ये क्या है, कांच, साबुन, बोरेक्स, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में। बोरेक्स आगे आएगा है ना, इसी पार्ट में आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद में। NaBH4 वगैरह ऐसा कुछ है ना, NaBH4 तो नहीं है, Na2B4O7
इसको शायद बोरेक्स कहते हैं। आगे परीक्षण पढ़ेंगे बोरेक्स, मन का परीक्षण, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये देखो, कांच उद्योग, साबुन उद्योग, बोरेक्स। अच्छा, कांच उद्योग साबुन उद्योग में काम आता ही है, कांच और साबुन के निर्माण में और बोरेक्स के निर्माण में, तथा कॉस्टिक सोडा, कास्टिक सोडा मतलब क्या होता है, NaOH आदि के निर्माण में काम आता है। और ये आपको सभी में लिखना है, किसी का भी उपयोग पूछे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये सभी में कॉमन है, आपके लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। अगला कौन सा है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जिसे अपन सामान्य भाषा में लूण या नमक कहते हैं, वही। तो साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। स्रोत क्या है, स्रोत मतलब कहां से प्राप्त करते हैं, तो इसको प्राप्त करते हैं समुद्री जल के वाष्पीकरण से। समुद्री जल लेते हैं, उसका क्या करते हैं, वाष्पीकरण। तो और भारत में आपको ध्यान रखना, लगभग 50 लाख टन जो है ना नमक इसी विधि से बनाते हैं, वाष्पीकरण करते हैं समुद्री जल का, और 50 लाख टन नमक बना सकते हैं। अगला देखो, अपरिष्कृत नमक। अपरिष्कृत मतलब अशुद्ध नमक जो है, उसमें किसकी अशुद्धियां होती है, तो अपरिष्कृत यानी खराब जो नमक है, जो कि प्योर रूप से NaCl नहीं है, उसमें Na2SO4, एक और है CaSO4, CaCl2 और MgCl2 यानी सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की क्या पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती है। तो अब इसको शुद्ध कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, इसको जल की न्यूनता में घोलते हैं। क्या करते हैं, जल की न्यूनता में घोलते हैं, मतलब जल कम लेना है और इस अपरिष्कृत नमक को उसमें घोल दिया। तो आप देखोगे नमक तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या घुल जाएगा, तो क्या, और बाकी अशुद्धियां, तो क्या कुछ अशुद्धियां ऐसी होगी जो कि जल में अविलय होती है, वो तो पहले छान के अलग कर देंगे, तो वो जल में घुल नहीं पाएगी। लेकिन ये दोनों जो है ना, ये CaCl2 और MgCl2, ये जल के साथ में घुल जाती है, मतलब इस नमक के साथ में घुल जाती है। अब आप बोलोगे फिर भी ये तो रहा अशुद्धि, कुछ कुछ अशुद्धियां जो कि अविलय थी वो तो अलग हो गई, लेकिन ये जो विलय थे वो उसके साथ में घुल गए। अब इसको कैसे हटाएंगे, तो आपने एक सम आयन प्रभाव देखा होगा, तो उसके अनुसार क्या करते हैं, ये जो मान लो जल है उसके अंदर NaCl घुला हुआ है और उसी के साथ में CaCl2 तथा MgCl2 भी घुले हुए हैं। अब आपने क्या किया, इसमें HCl मिला है, क्या मिला है, HCl। तो HCl जब आप मिलाते हो तो आप देखोगे ये जो है ना, ये CaCl2 MgCl2 ये दुर्बल विद्युत अपघट है। कैसे विद्युत अपघट है, दुर्बल विद्युत अपघट है, तो इनका आयनन होता नहीं, हालांकि ये जल में बहुत विलय, आपको पहले बताया था, ये जो है MgCl2 वगैरह ये जल को क्या करता है, अवशोषित, तो ये तो जल में रह जाएंगे विलय। लेकिन जैसे आप HCl मिलाते जाओगे, विलीन में क्लोराइड आयनों की मात्रा बढ़ती जाएगी, और क्लोराइड आयन अगर आपने साम्य अवस्था पढ़ी हो तो 1 मिनट रुको है ना, ये देखो अभिक्रिया क्या है, NaCl टूटता है किसमें, ये NaCl जल में घुला हुआ है, इसका मतलब Na+ और Cl- 2 प्रकार के आयन है। अब आपने जैसे ही विलेन में HCl मिलाया तो उसमें क्लोराइड आयनों की मात्रा बढ़ती गई। तो नियम के अनुसार लास्ट सातल्य का नियम क्या कहता है कि अगर अभिक्रिया में किसी एक साइड सांद्रता बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी जिसका प्रभाव कम हो। तो इधर क्लोराइड बढ़ रहे हैं तो इधर अभिक्रिया विस्थापित हो जाएगी और NaCl के जो नए अणु है वो क्रिस्टलीकृत होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर NaCl के कुछ अणु क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलीकृत, मतलब NaCl बनता जाएगा HCl मिलाने पर, और CaCl2 तथा MgCl2 वो विलीन में रह जाएंगे क्योंकि वो घुले हुए हैं, वो दुर्बल विद्युत अपघटन का आयनन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये उसके अंदर ही रह जाएंगे। अगला इसका गलनांक होता है 1081 केल्विन। कितना, 1081 केल्विन। किसका, NaCl का गलनांक होता है 1081 केल्विन। और 273 केल्विन पर, कितने पर, 273 केल्विन पर 100 ग्राम जल में, कितने ग्राम जल में, 100 ग्राम जल में 36 ग्राम क्या पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। मतलब NaCl की विलेयता 36 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल है, ये ध्यान रखना। 36 ग्राम पाया जाता है NaCl 100 ग्राम में। अगला, और उपयोग क्या है भाई, तो NaCl का उपयोग अब क्या है बताया, लूण डेली यूज करते हो तो साधारण नमक के रूप में इसका डेली उपयोग होता है, और बाकी प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, तथा ये सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा, Na2CO3 यानी अपन बोल सकते हैं धावन सोडा आदि के निर्माण में इसका उपयोग होता है। आगे और पढ़ेंगे। ये था नमक और कुछ यौगिक और बाकी थोड़े और देखते हैं। हाँ भाई, 7 धातुओं के अगले यौगिक में ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब आपको पता चला है Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है, आपको याद होना चाहिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या लिखोगे, NaOH। क्या लिखोगे, NaOH। अगला उत्पादन। उत्पादन बोले तो निर्माण कैसे करते हैं, निर्माण इसमें करते हैं कास्टनर केल्नर। कौन से, कास्टनर केल्नर नाम का एक सेल होता है, उसके अंदर किया जाता है। उसमें लेते क्या है, तो एक सेल ले लिया, उसके अंदर NaCl का विलीन करते हैं। किसका, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लूण या नमक का विलीन करते हैं। उसके बाद उसका विद्युत अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, विद्युत अपघटन। तो जब विद्युत अपघटन करते हैं उसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक होता है मरकरी का, एक होता है कार्बन का। तो मरकरी का जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड की तरह कार्य करता है, किसका, कैथोड की तरफ, और कार्बन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसकी तरह कार्य करता है, एनोड की तरफ। तो आपको क्या लिखना है कि भाई NaOH का उत्पादन जो है वो सामान्य सेल में किया जाता है जिसका नाम है कास्टनर केल्नर। क्या नाम है, कास्टनर केल्नर सेल। उसमें क्या होगा, तो मरकरी का तो कैथोड होगा और कार्बन का क्या होगा, तो एनोड होगा, ठीक है। और उसमें NaCl का क्या करना है, विलीन करना, उसका क्या करना है, तो सर विद्युत अपघटन करना है। तो विद्युत अपघटन जब आप करोगे तो सीधी सी बात NaCl किसमें टूटेगा, Na+ और Cl- में, यानी सामान्य तो ये अभिक्रिया संपन्न होगी Na+ और Cl-। अब पहले तो ये आयन तो पहले हो जाएगा, विलीन का मतलब क्या है, उसमें ये दोनों आयन उपस्थित है, यानी ये दोनों आयन क्या है, विलीन में उपस्थित है। अब आप देखोगे कि जैसे ही आपने विद्युत अपघटन किया तो उस समय Na जो है, Na मतलब सोडियम धातु, वो जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक मतलब ये मरकरी इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा हो जाएगी, यानी विसर्जित हो जाएगी, और वहां पर एक पदार्थ का निर्माण होगा जिसको अपन बोलेंगे सोडियम अमलगम। ये ध्यान रखना, अमलगम का मतलब क्या होता है, अमलगम ये क्या होता है, धातु प्लस मरकरी,
इसको मिश्रण को क्या बोलते हैं? अमलगम कहते हैं। ध्यान रखना, धातु तथा मरकरी का मिश्रण होता है उसको अमलगम कहा जाता है। अब यहाँ पर सोडियम अमलगम क्यों है? क्योंकि मरकरी पर जाकर कौन जमा हो रहा है? सोडियम। तो आपको क्या करना है? एक सेल ले लिया, नाम क्या है? फर्स्ट नल पेलनर सेल, उसके अंदर क्या NaCl का विलयन, दो इलेक्ट्रोड, एक है कैथोड एक है एनोड। कैथोड किसका? मरकरी का, एनोड कार्बन का। तो आपने देखा सोडियम धातु जो है वो कहां पर प्राप्त होती है? तो सर मरकरी के इलेक्ट्रोड पर, और कार्बन पर मिल जाएगी क्लोरीन गैस। कहां से? कार्बन, कहां से क्लोरीन। तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो आप देखो सबसे पहले ये विलयन, ये बिक्रिया, ये किसकी बिक्रिया? विलयन, यानी NaCl में ये विलयन में ये दोनों आयन उपस्थित होते हैं। अब Na+ ने जो पहले इलेक्ट्रॉन क्या था वो इलेक्ट्रॉन वापस विलयन से क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है और सोडियम धातु बना देता है। क्या बनाता है? सोडियम धातु जमा हो जाती है यहाँ पर मरकरी पर, इसलिए Na का अमलगम बन जाएगा, सोडियम अमलगम। कहां पर बनेगा? कैथोड पर। और एनोड पर क्लोरीन गैस जिसने पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे वो इलेक्ट्रॉन को वापस मुक्त कर देती है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो Cl2 का आधा अणु बनेगा। आधा क्यों? क्योंकि क्लोरीन एक है तो इधर भी एक बनेगा, दो से दो कट जाएगा और Cl बच जाएगा। तो क्लोरीन बन जाएगा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण किया उसको वापस त्याग दिया जाएगा, ये वापस त्याग दिया, और इसने इलेक्ट्रॉन जो पहले त्यागा था वो वापस ग्रहण कर लिया, अब तो वापस धातु बना देगा। ये क्लियर होना चाहिए। सोडियम कहां मिलेगी? तो अमलगम के रूप में मरकरी यानी कैथोड पर, और क्लोरीन कार्बन पर यानी एनोड पर। ठीक है, अगला देखो ये जो NaHG प्राप्त हुआ है यानी सोडियम अमलगम, इसकी जल से जब अभिक्रिया करी जाती है किसके साथ? जल के साथ, तो NaOH बना देता है। क्या बना देता है? NaOH। पूरी विधि चल रही है, सबसे पहले NaCl लिया, उसका क्या किया? तो सर विद्युत अपघटन किया, तो आपको NaOH क्लोरीन गैस प्राप्त हुई। अब आपने Na मतलब जो अमलगम के रूप में प्राप्त हुआ था उसकी अभिक्रिया किससे करा दी? तो सर जल से करा दी, तब जाकर आपने को क्या मिला? NaOH। तो ये पूरी बनाने की क्या थी भाई? विधि थी, और मिलेगी हाइड्रोजन गैस। तो देखो NaHG यानी सोडियम अमलगम, उसकी किसके साथ अभिक्रिया कराई? तो जल के साथ। इससे क्या बना? दो बन गए NaOH, दो Na और दो यहाँ से OH आ गए, तो दो OH इसको ऐसे लिख सकते हैं HOH, दो अणु लेने, तो दो OH दो Na के साथ जुड़ेंगे, क्या बनेगा? दो NaOH। ये दो HG है, वो दोनों HG अलग हो जाएगी, और दो हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन H2 के रूप में विसर्जित हो जाएगी। तो ये चीज है। अगला NaOH जो है वो श्वेत कलर का ठोस है, यानी व्हाइट कलर का भाटे जैसा होता है ना, ध्यान रखना। अगला इसका गलनांक होता है 591 केल्विन। कितना होता है? 591 केल्विन। और ये प्रबल सार आपने पढ़ा हुआ, इसकी पीएच लगभग 14 के बराबर होती है, यानी प्रबल सार होता है सबसे ज्यादा पीएच रखता है। ठीक है, तो जल में घुलकर सादी विलयन बनाएगा, क्योंकि सार है तो कैसा विलयन बनाएगा? सादी विलयन, क्योंकि ये विलयन में OH माइनस आयन देता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? सार। और अगर आपको पता हो तो आपने अम्ल सार उदाहरण पढ़ी, तो बताओ कौन सी ऐसी उदाहरण है जो कहती है कि OH माइनस देने वालों को सार कहते हैं? आपको कमेंट करना है। अगला इसके क्रिस्टल प्रश्वेदी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रश्वेदी मतलब आपको पता है नमी अवशोषक होते हैं। ठीक है, और NaOH जो है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा Na2CO3 बना देता है। क्या बना देता है? Na2CO3। यानी ये जो NaOH है ये जब CO2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनाता है। तो ये था भाई NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो कास्टिक सोडा। अब इसके पढ़ते उपयोग कहाँ काम आता है? तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना, सोडियम के जितने भी यौगिक है, साबुन, कागज, इनके उद्योगों में और कृत्रिम रेशम तथा रसायनों के निर्माण में काम आते हैं। कृत्रिम रेशम, साबुन और कांच आदि में ना, कांच हो सकता है, कागज हो सकता है, उन उद्योगों में काम आता है। अगला पेट्रोलियम के परिष्करण में, मतलब पेट्रोलियम जब शुद्ध किया जाता है, प्योर पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है तो उसमें ये काम आता है। बॉक्साइट के शुद्धिकरण में, बॉक्साइट आपको पता है एल्यूमिनियम का एक अयस्क है Al2O3.2H2, ये बॉक्साइट कहलाता है। ध्यान रखना, एल्यूमिना भी कहते हैं ना, एल्यूमिना खाली Al2O3.2H2 है तो उसको बोलते हैं बॉक्साइट। इसमें से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है, तो बॉक्साइट के शुद्धिकरण में भी किसका उपयोग होता है? NaOH का। अगला वस्त्र उद्योग में होना ही होना है। ठीक है, वस्त्र उद्योग में ये लिखा सूती वस्त्रों में मर्सरीकरण में। तो सर मर्सरीकरण क्या होता है? तो मर्सरीकरण का मतलब ये है आपने सूती वस्त्र लिया, उसके अंदर NaOH मिला, क्या मिला? NaOH, बोले तो कास्टिक सोडा। तो आपने देखा वस्त्र की चमक दुगुना होगी, चमकने लगा, उसको बोलते हैं मर्सरीकरण। यानी सूती वस्त्रों में NaOH मिलाने पर उसकी चमक बढ़ जाती है, चमकने लगता है, इस क्रिया को मर्सरीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध वसा और तेलों के निर्माण में भी काम आता है। वसाओं के निर्माण है ना, पेड़ के निर्माण में काम आता है। और प्रयोगशाला अभिकर्मक, ये तो सर्वत्र है, सभी जगह अपना ध्यान रखना। तो ये था पूरा NaOH, सिंपल है बहुत, इसमें कोई आइडिया नहीं, 10वीं में पढ़ रहा होगा आपने। नेक्स्ट आपके लिए एक और है, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन को बाई कहते हैं, आपको पता है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट भी पढ़ सकते हो। इसी को अपन क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? तो क्या क्यों? क्योंकि देखो ये जो है इसे आप गर्म करोगे, NaHCO3 का फॉर्मूला है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो जब इसको अपन गर्म करते हैं तो ये विघटित होता है, क्या होता है? टूटता है और CO2 गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस? तो CO2 गैस, और जो कि जिसका उपयोग होता है बेकरी उद्योग में। कौन से उद्योग में? बेकरी, बकरी नहीं, बेकरी उद्योग में ना। बेकरी उद्योग में केक, पेस्ट्री, खमीर, खमण वगैरह बनाते हैं, केक वगैरह बनाते हैं। उन आपने वो स्पंज होते हैं, दबा सकते हैं, उनको फूले होते हैं, तो उनको फुलाने में और उनको स्पंज बनाने में ये काम आता है। कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसीलिए इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, क्योंकि बेकरी उद्योग में काम आता है। ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्योंकि ये जो है भोजन में से आटा मान लो उसमें से CO2 गैस बिल्कुल बाहर निकले तो आटा फूल जाएगा, उसको बोलते हैं स्पंज बनाना, और बेकिंग में ये ज्यादातर काम आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सोडियम कार्बोनेट के विलयन को, अच्छा ये बनेंगे कैसे? तो सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट के विलयन को CO2 गैस से संतृप्त करने पर यानी उसमें फुल मात्रा में क्या मिलाते हैं? CO2 मिलाते हैं, तब ये क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखो, अच्छा यहाँ पे देखो क्या ये रहा सोडियम कार्बोनेट प्लस H2। आपने बोला सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस मिलेगी, तो ये H2 वहां से है क्योंकि विलयन है, तो विलयन में H2 हो गई होगा। तो सोडियम कार्बोनेट इसका विलयन साथ में क्या मिलेगी? CO2, तब जाकर आपको दो अणु मिलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के। ये क्यों मिलता है? क्योंकि ये जल में कम मिले और ये अलग हो जाएगा ना, तो इसके श्वेत चूर्ण के रूप में ये प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस प्रभावित करने पर ये अलग जमा हो जाएगा, क्योंकि इसकी विलयता कम होती है, तो कम मिले होने के कारण ये चूर्ण के रूप में जमा हो जाता है। कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट, बोले तो बेकिंग सोडा। उपयोग अभी बताया आपको चर्म उद्योग में, चर्म रोगों होते हैं चमड़ी के, उसमें मंद रूप से प्रतिरोधी का कार्य करता है। किसका? प्रतिरोधी का सामान्य होता है एंटीसेप्टिक। क्या होता है? एंटीसेप्टिक दवाई त्वचा पर लगाते हैं, उसमें ये काम आता है। कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत मंद है, इतना बढ़िया नहीं, लेकिन फिर भी प्रतिरोधी के रूप में काम आता है चमड़ी के रोगों में। अगला बेकरी उद्योग में अभी बताएगा, और खमीर के निर्माण, खमण वगैरह बनाते हैं, उसको स्पंजी बनाने में, खस्ता पकौड़ी बनाने में, ये 10वीं किताब लिखा खस्ता पकौड़ी, और ब्रेड बनाने में क्या बनाना? ब्रेड भी स्पंजी होते हैं, स्पंजी बनाने में। अगला ये तो सर्वत्र है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में सभी में लिखना। तो ये थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, आपने दाउन सोडा पढ़ लिया, बेकिंग सोडा पढ़ लिया, तो ये सारे यौगिक कंप्लीट होते हैं। ठीक है।